आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। मां ने जैसे ही कर्मा को आवाज दी, कर्मा चिल्लाया, आ रहा हूं मां। फिर कर्मा दौड़ता हुआ अंदर गया। कर्मा ने मां से पूछा, हाँ मां, बोलो क्या हुआ। कर्मा की मां को अब घर पसंद आ गया था। अब वो आगे का प्रोसेस करना चाहती थी। उन्होंने कर्मा से कहा, आगे क्या करना है बेटे? घर तो पसंद आ गया, अब बताओ करना क्या है। कर्मा भी चाहता था कि आगे का प्रोसेस चालू हो जाए, लेकिन कर्मा ये सब अपने पेरेंट की मर्जी से करना चाहता था। कर्मा ने मां से पूछा, मां अब आप ही बताइए कि आगे क्या करना है। कर्मा तो बस यही चाहता था कि उसके मां बाप खुलकर बोलें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि घर तो उनके लिए ही खरीदा जा रहा था। कर्मा की माताजी के लिए तो घर फाइनल हो गया था, इसलिए अब वो घर लौट सकती थी। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटा जब सब फाइनल हो ही गया है तो फिर चला जाए घर, फिर पंडित जी से मुहूर्त दिखवाकर गृह प्रवेश करवा लेंगे। कर्मा भी माताजी की बातों से सहमत था, लेकिन अचानक कर्मा के दिमाग में एक आइडिया फ्लैश किया। उसने मां से कहा, मां क्या हम लोग आज ही गृह प्रवेश नहीं कर सकते? कर्मा की बात सुनकर उसके मां बाबूजी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि इतनी जल्दी कैसे संभव है। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटे कर्मा, आज ही गृह प्रवेश कैसे संभव है? कर्मा का दिमाग हमेशा से खुराफात करते रहता है। अब तो उसने तय कर लिया कि आज ही गृह प्रवेश होगा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी तो असंभव को संभव बनाया जाए, मैं पता करता हूं कि आज मुहूर्त है कि नहीं। पिताजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने हंसते हंसते कर्मा की मां की ओर देखा। कर्मा की मां भी मुस्कुराने लगी। कर्मा ने हार्क को कॉल किया। हार्क ने कॉल उठाया। जी बताइए सर, क्या बात है? दूसरे साइड से हार्क बोला। कर्मा ने हार्क से पूछा, किसी पंडित जी से बात करनी थी। हार्क भी एक पल को सोचने लगा कि आखिर कर्मा को पंडित जी की क्या जरूरत पड़ गई। फिर हार्क को भी एकाएक ख्याल आया कि अच्छा, कर्मा सर ने घर लिया है ना, शायद उसके लिए पूछ रहे होंगे। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अगला सवाल था कि इतनी जल्दी गृह प्रवेश कैसे? कंफर्म होने के लिए हार्क ने कर्मा से पूछा, हो जाएगी बात सर, लेकिन पंडित जी की जरूरत क्यों पड़ गई? कर्मा भी जानता था कि वो गृह प्रवेश में जल्दी कर रहा है और उसके इस जल्दी से सब हैरान भी होंगे, लेकिन कर्मा अब तय कर चुका था। उसने हार्क से कहा, गृह प्रवेश का मुहूर्त दिखवाना था। हार्क का शक सही निकला। कर्मा को गृह प्रवेश ही कराना था। हार्क जानता था कि कर्मा ने जब तय कर लिया है तो वो करेगा जरूर, इसलिए अब उससे कुछ पूछना या बताना बेकार है। हार्क ने कहा, हो जाएगा सर, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूं आपको। कर्मा ने कॉल काट दिया। कर्मा की माताजी ने कर्मा से पूछा, क्या हुआ बेटे? कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिनट में कॉल कर रहा है। कर्मा के पिताजी को अलग ही टेंशन थी। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटा हम लोग आज ही गृह प्रवेश कर रहे हैं, पेपर वर्क भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कर्मा को इस बात की टेंशन थी नहीं, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि इस घर को खरीदना ही है। साथ में उसने मीना एंड कंपनी को बोल ही दिया था पेपर वर्क कराने के लिए। कर्मा ने पिताजी से कहा, आप चिंता मत करिए, पेपर वर्क उन लोगों की जिम्मेदारी है, अब वो लोग जाने कैसे क्या कराएंगे। कर्मा के पिताजी को अपने बेटे के बारे में जानकारी थी। वो जानते थे कि उनका बेटा जब किसी चीज की एक बार जिद पकड़ लेता है तो वो उसे पूरा करके ही मानता है। कर्मा के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बेटा सब कहेंगे ना कि बहुत जल्दी कर लिया हम लोगों ने। कर्मा को पिताजी की बातें थोड़ी सी ऑड लगी। कर्मा की उम्र पिताजी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो समझ चुका था कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया के चक्कर में पड़ना या दुनिया की बात सुनना बेकार है। कर्मा ने पिताजी से कहा, भाऊजी दुनिया की मत सोचिए, हम लोगों को क्या अच्छा लगता है ये मायने रखता है। कर्मा के बाबूजी तो पहले से जानते थे कि उनका बेटा दुनिया के बारे में सोचने वाला, दुनिया की सुनने वाला ऐसा इंसान नहीं है। उन्होंने कर्मा से कहा, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए।
कर्मा मुस्कुराने लगा। तभी उसका कॉल बजा। कर्मा ने फोन देखा, हार्क का कॉल था। कर्मा ने हार्क का कॉल उठाया। सर, पंडित जी बता रहे हैं कि आज का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया है। हार्क की बात सुनकर कर्मा खुश हुआ। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा। कर्मा ने हार्क से कहा, बढ़िया हार्क सर, फिर पंडित जी को बुलाने का इंतजाम करिए। दूसरी ओर से हार्क ने जो कहा उससे कर्मा थोड़ा परेशान हो गया। कर्मा एक बार और हार्क से कंफर्म होना चाहता था। उसने हार्क से पूछा, अच्छा एक बात दोबारा कंफर्म कर दीजिए कि आज मुहूर्त है ना? हार्क ने कर्मा को कंफर्म किया कि हाँ सर, पंडित जी बता रहे थे कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। कर्मा ने हार्क को थैंक यू कहा और कॉल रख दिया। मां तो मां होती है। कर्मा की माताजी ने तुरंत पढ़ लिया कि कर्मा थोड़ा परेशान लग रहा है। उन्होंने कर्मा से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? कर्मा सोचने लगा कि वो बताए या नहीं, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं माता पिता क्या रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन सोच समझकर कर्मा ने मां को बताया, अरे कुछ नहीं मां, पंडित जी ने बताया है कि मुहूर्त बहुत अच्छा है आज गृह प्रवेश के लिए, लेकिन वो कहीं गए हुए हैं, आज नहीं आ पाएंगे। वैसे क्या ही दिक्कत है, ना आए, मुहूर्त तो है ना आज। कर्मा ने बस एक्सपेरिमेंट किया था कि मां क्या बोलती है, क्योंकि वो डर रहा था कि बिना पंडित जी के गृह प्रवेश कराने का आदेश उसके माता पिता देंगे कि नहीं। कर्मा की माताजी बोली, अरे बेटा, बिना पंडित जी के कैसे किया जाएगा? कर्मा को लगने लगा कि जिस बात का उसे डर है वही होने वाला है। उसे लगा कि मां मना कर देंगी कि बिना पंडित के गृह प्रवेश नहीं होगा। कर्मा सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे क्या होगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी मां से कहा, अच्छा मां एक बात बताओ, पंडित जी भगवान को खुश करने के लिए ही आएंगे ना? कर्मा की मां को तो लगा कि कर्मा एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है। उन्होंने मासूमियत में हां कह दिया, लेकिन कर्मा तो दिमाग लगाने वाला था। मां ने जैसे ही हां कहा, कर्मा ने तुरंत ही अपना दिमाग लगा लिया। कर्मा मां से बोला, मां, आप और बाबूजी खुश तो है ना इस घर से? कर्मा के माता पिता सोचने लगे कि इसे क्या हो गया। वो लोग ऑब्वियसली बहुत खुश थे। कौन से मां बाप होंगे जो अपने बच्चे की तरक्की से खुश नहीं होंगे? कर्मा के माता पिता ने एक साथ कहा, हम लोग बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। कर्मा को तो बस यही सुनना था। उसने फिर बड़ी शांति से कहा, मां बाबूजी, जब आप लोग खुश हैं तो मुझे और किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरे भगवान तो आप ही लोग हैं। कर्मा के माता पिता का गला भर आया था। उन लोगों का जैसे जीवन ही सफल हो गया था। ऐसा बेटा मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। कर्मा की माता जी ने बड़े प्यार से कर्मा से बोला, लेकिन हम भगवान कैसे हो सकते हैं बेटा? भगवान तो एक ही है। कर्मा अब तो दिमाग लगा चुका था। उसने तुरंत माता जी से कहा, मां, होते होंगे लोगों के लिए भगवान, मेरे लिए तो आप ही लोग हैं। अब अगर आप लोग खुश नहीं हैं तो कहिए मैं किसी दूसरे पंडित को पकड़ लेता हूं। कर्मा के माता पिता के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन कर्मा के पिताजी को अचानक से कुछ याद आया। उन्होंने कर्मा से कहा, अरे बेटा, लेकिन शिंदे अंकल ने आज शाम को खाने पर बुलाया है, क्या क्या करेंगे आज हम लोग? कर्मा को भी ये बात याद आ गई, लेकिन फिलहाल कर्मा को गृह प्रवेश करना था। कर्मा ने पिताजी से कहा, बाबूजी, पहले हम लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर अगर वक्त मिलता है तो हम लोग चलेंगे, नहीं तो उन लोगों को मना कर देंगे। कर्मा के पिताजी को कर्मा की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कर्मा से कहा, बेटा ऐसे कैसे मना कर देंगे? वो हमसे बड़े हैं, बड़े प्यार से उन्होंने हमें बुलाया है। कर्मा जानता था कि उसके पिताजी श्रुति के दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे जो हो जाए, लेकिन कर्मा के पिताजी श्रुति के पिताजी की बात टालने वाले नहीं थे। कर्मा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक कर्मा को एक उपाय सूझा। उसने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी, मैं उनको मना करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। गृह प्रवेश करके हम लोग दादाजी को यहां खाने पर इनवाइट करें तो कैसा रहेगा? कर्मा के पिताजी को कर्मा की यह बात बहुत सही लगी। एक्चुअली वो तो चाहते थे कि वो भी कभी शिंदे साहब के लिए होस्ट बने।
कर्मा के माता पिता ने कर्मा का यह प्रस्ताव तुरंत मान लिया। कर्मा का आइडिया काम कर गया था। उसके बाद कर्मा तुरंत अपनी माताजी से बोला, मां फिर ऐसा करते हैं, आज गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। कर्मा की माताजी भी रेडी हो गई। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटा फिर बाजार जाओ और पूजा के लिए कुछ सामान ले आओ। कर्मा अपनी मां से सामान का नाम पूछने लगा। कर्मा की माताजी एक एक करके सारे सामान का नाम बताने लगी। कर्मा ने एक एक करके सारे सामान का नाम नोट कर लिया। पूजा के सामान की लिस्ट बनाकर कर्मा ने मां से एक बार फिर पूछा, मां कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? मां को लग रहा था कि उन्होंने सब लिखवा दिया है, लेकिन वो फिर भी एक बार कंफर्म होना चाहती थी। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटा जो जो लिखे हो एक बार सुनाओ तो। कर्मा ने मां को पूरी लिस्ट पढ़कर सुना दी। लिस्ट सुनकर मां ने कर्मा से कहा, हाँ ठीक है, इतना सामान मंगा लो और तुम फ्रेश हो जाओ बेटा। कर्मा लिस्ट लेकर बाहर निकला। कर्मा ने मीना को कॉल किया। कुछ देर में मीना हाजिर हो गई। कर्मा ने मीना को बताया कि आज ही गृह प्रवेश करेंगे। मीना को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कर्मा की इच्छा समझकर कुछ नहीं कहा। कर्मा ने मीना को पूजा के सामान की लिस्ट दे दी और बोला, मीना ये लिस्ट है, जरा सारा सामान मंगवा देना प्लीज। मीना ने तुरंत ही वो लिस्ट ले ली। एक गार्ड को बुलाकर वो बोली, ये सामान ले आओ प्लीज। कर्मा अब जल्द से जल्द गृह प्रवेश कराना चाहता था। उसने मीना को पूजा में शामिल होने के लिए कहा। मीना ने भी हाँ कह दिया। कर्मा ने मीना को बताया कि गृह प्रवेश के लिए पूजा के लिए उसे फ्रेश होना है, इसलिए उसे अभी जाना पड़ेगा। मीना को कुछ काम था। उसने कर्मा को फ्रेश होने के लिए कह दिया और खुद काम के लिए चली गई। कर्मा भी तेज कदमों से विला की ओर चल पड़ा। कर्मा भी मन ही मन बेहद खुश था कि आज वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहा है। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा फ्रेश होने चला गया। इधर माताजी बच्चों के साथ गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। कर्मा बाकी काम तो कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि साधु बाबा ने जिसकी मदद करने की बात कही है, क्या वो कर्मा के बारे में जानता है? कर्मा को लगा था कि साधु बाबा सिर्फ उसकी मदद करते हैं, लेकिन यहां पर सीन कुछ और ही था। साधु बाबा ने यह बताकर कि वो और भी किसी कर्मा की मदद कर रहे हैं, कर्मा की हालत खराब कर चुके थे। कर्मा के मन में तरह तरह की बातें चल रही थीं, जिसके कारण कर्मा परेशान हो रहा था। खैर, कर्मा तमाम चीजों को किनारे करके फ्रेश हुआ। फ्रेश होकर बाहर आया। माताजी बच्चों के साथ ऑलमोस्ट तैयारी कर चुकी थीं। कर्मा को जैसे दुनिया की खुशी मिल गई हो। वो अपने माता पिता के चेहरे की खुशी को पढ़ रहा था। हर एक क्षण में उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स की खुशी से उसका दिल पिघल रहा है। कर्मा के पेरेंट भी वास्तव में खुश थे। तभी दरवाजे पर किसी गार्ड की आवाज सुनाई दी। कर्मा ने संतोष से कहा, संतोष जाकर देखना तो दरवाजे पर गार्ड साहब पूजा का सामान लेकर आए होंगे, उनसे सामान ले आओ। संतोष दौड़कर जाता है। दरवाजे पर एक गार्ड को एक थैले के साथ खड़ा देखता है। संतोष गार्ड से वो थैला लेकर चला आता है। कर्मा माताजी से बोलता है, मां एक बार देख लीजिए सारे सामान है ना? मां बिना कुछ बोले संतोष से वो थैला ले लेती हैं। थैला लेकर वो देखने लगती हैं। फिर सारे सामान को निकालकर पूजा की तैयारी करने में लग जाती हैं। आरती का थाल सजाने लग जाती हैं। कर्मा के पिताजी कुर्सी पर बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं और रह रहकर अपनी भीगती हुई आंखों को पोंछ रहे होते हैं। कर्मा के पिताजी की आंखों में ये खुशी के आंसू थे। कुछ देर के बाद कर्मा की माताजी ने कर्मा को आवाज दी, कर्मा आ जाओ पूजा करते हैं। कर्मा सोच रहा था कि इतने अच्छे मौके पर मीना को बुला लेते हैं। कर्मा ने फोन निकाला, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज मीना की थी।
मीना बोली, अरे प्रेसिडेंट साहब, कहीं ये कॉल मुझे तो नहीं लगाया जा रहा है ना? मीना को देखकर कर्मा मुस्कुराया। कर्मा तो सच में उसी को कॉल लगा रहा था। कर्मा ने मीना से कहा, भाई आपकी प्रॉपर्टी में घर ले रहे हैं, पूजा बिना आपके परमिशन से कैसे कर लेंगे? यह बात सुनकर सब कोई हंसने लगे। फिर कर्मा की माताजी ने पूजा करनी शुरू कर दी। सबने मिलकर ईश्वर की आराधना की, पूजा की। अंत में आरती के साथ सबने पूजा समाप्त की। पूजा के बाद कर्मा की माताजी ने कर्मा से कहा, कर्मा, प्रसाद सब में बंटवा दो। इससे पहले कि कर्मा कुछ रिएक्ट करता, कुछ बोलता, मीना ने कहा, लाइए माँ जी, मैं बंटवा देती हूं। कर्मा की माताजी ने पहले घर के लोगों को प्रसाद दिया और फिर बाहर सबके खातिर भिजवाने के लिए मीना को प्रसाद का थाल पकड़ा दिया। मीना थाल लेकर बाहर निकली और फिर एक गार्ड को बुलाकर उसे प्रसाद बांटने के लिए कह दिया। कर्मा के पिताजी पूजा हो जाने के बाद और भी ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके दिमाग में भी चल रहा था कि घर का पेपर वर्क जल्दी से जल्दी हो जाए। उन्होंने मीना से कहा, मीना बेटे, हमने पूजा भी करा दी, अब तुम भी ऐसा करो कि पेपर वर्क करवा दो। मीना के दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि ऑलमोस्ट सारी चीजें तो हो गई हैं, बस जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। मीना हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ अंकल, 1 से 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं इस पर ही फोकस कर रही हूं। कर्मा के पिताजी मीना के लिए थैंकफुल थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन मीना, तुम्हारे कारण हमें ये घर तुरंत मिल गया, नहीं तो वो लोग घर छोड़ो जमीन भी दिखाने के लिए रेडी नहीं थे बेटा। इधर मीना कर्मा के लिए थैंकफुल थी। कर्मा ने उसे बस 1 दिन में क्या से क्या बना दिया था। मीना बोली, अरे अंकल, ऐसा नहीं है, कर्मा ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आप सबके लिए कुछ कर सकती हूं, वरना मैं तो जो थी ना, वो भगवान ही जानते हैं। कर्मा के पिताजी मीना के लिए खुश थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, सब भगवान ही करते हैं, इंसान तो बस माध्यम होता है। मीना ने सर हिलाया। कर्मा भी मीना को सबके बीच में रिस्पेक्टफुल होते देख खुश हो रहा था। कर्मा ने मीना से कहा, मीना, बस तुम सब संभाल लो, मैं यही चाहता हूं और मुझे तुम पर विश्वास है। कर्मा की बात सुनकर मीना ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कर्मा को रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सर। मीना के मुंह से सर सुनकर कर्मा हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं यहां तुम्हारा सर नहीं हूं, घर में तो दोस्ती समझो, वरना नौकरी चली जाएगी, सोच लो। सब हंसने लगे। मीना ने हंसते हुए कहा, थैंक यू कर्मा जी, फिलहाल मैं चलती हूं, आपने काम पर जो लगाया है। कर्मा मीना को दरवाजे तक छोड़कर आया। कर्मा जब मीना को छोड़कर आया तो सोचने लगा कि पूजा तो हो गई, अब घर में जरूरत के सामानों को लाना भी बहुत जरूरी है। कर्मा ने मां से कहा, मां, पूजा तो हो गई है, लेकिन घर में कुछ सामान नहीं है, चलो चलकर ले आते हैं। कर्मा की मां हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सब कुछ आज ही कर लेगा क्या? कर्मा की उम्र तो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें बचपना अब भी था। वो सच में आज ही सब कुछ कर लेना चाहता था। कर्मा ने घड़ी देखी और बोला, मां, अभी बहुत समय है, सब सामान तो नहीं, लेकिन कुछ मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं। कर्मा के पिताजी कर्मा का मन नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कर्मा की माताजी से कहा, अरे जब बच्चा कह रहा है तो चले जाइए। फिर कर्मा की माताजी ने कुछ पल सोचा और कर्मा से बोली, चलो बेटा, थोड़ा सामान ले ही आते हैं। कर्मा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ड्राइवर को आवाज लगाई कि गाड़ी निकालो। कर्मा ने मां से कहा कि मां, आप बाहर आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर क्या था, कर्मा ने जल्दी जल्दी जूता पहना और निकल पड़ा बाजार के लिए। अचानक उसे पिताजी का ख्याल आया। वो फिर से भाग के अंदर गया और पिताजी से बोला, बाबूजी, आप भी चलिए ना। कर्मा के पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, कर्मा, मैं भी चलता, लेकिन बच्चों के साथ कौन रहेगा? कर्मा को भी लगा कि बाबूजी सही कह रहे हैं।
अगले ही पल वो फिर से चिल्लाया, बाबूजी ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। कर्मा के पिताजी कर्मा की मासूमियत पर हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर बच्चे बाजार में चलेंगे तो मार्केटिंग कैसे होगी बेटा? कर्मा को यह बात पूरी तरह से लॉजिक वाली लगी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि अगर वे बच्चे मार्केट में चले जाएं तो पूरे मार्केट को सर पर उठा लेंगे। कर्मा ने फिर बाबूजी को कहा कि ठीक है बाबूजी, आप तब तक बच्चों के साथ रहिए, हम लोग कुछ सामान लेकर आते हैं। कर्मा की माताजी रेडी होकर आ गईं। उन्होंने आते ही कहा, चलो फिर, मैं तो तैयार हो गई, जल्दी से वापस आते हैं ताकि घर चल सकें। दरअसल कर्मा की माताजी कर्मा की मौसी के यहां जाने की बात कर रही थी। कर्मा ने इस बात पर कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, बस सिर हिलाकर चल पड़ा। कर्मा दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से अंशु चिल्लाई, भैया स्विमिंग सूट ले आइएगा। कर्मा को हंसी आ गई कि अभी स्विमिंग का एक बार ही जिक्र हुआ है और वो बच्ची स्विमिंग सूट को याद कर रही है। कर्मा ने ओके वाला अंगूठा दिखाया और चल पड़ा। ड्राइवर दरवाजे पर कार के साथ खड़ा था। कर्मा की माताजी कार पर बैठ गई। कार चल पड़ी। कर्मा ने ड्राइवर को बिग मार्केट चलने के लिए कहा। फिर कार बिग मार्केट की ओर मुड़ गई। कुछ ही देर में कर्मा अपनी मां के साथ बिग बाजार में खड़ा था। माताजी ने इच्छा की कि वो पहले बर्तन की दुकान पर जाएंगी। फिर कर्मा ने गाड़ी को बर्तन की दुकान पर रुकने के लिए कहा। कुछ सेकंड बाद कर्मा की गाड़ी बर्तन की दुकान पर रुकी। कर्मा ने मां को कहा कि चलिए फिर आप बर्तन पसंद करिए, मैं गाड़ी खड़ा करके आता हूं। कर्मा की माताजी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। कर्मा ने ड्राइवर को माताजी की देखभाल करने के लिए कहा और खुद गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। कुछ दूरी पर एक पार्किंग था। कर्मा अपनी कार लेकर पार्किंग के पास पहुंचा। कर्मा ने पार्किंग के लिए 20 रुपए का टिकट लिया। पैसा लेकर पार्किंग वाले ने कर्मा की गाड़ी को एक तरफ लगा देने की बात कही। कर्मा ने तुरंत पार्किंग वाले की बात को फॉलो किया। पार्किंग वाले ने जहां बोला था, कर्मा ने वहीं पर गाड़ी पार्क कर दी। कर्मा गाड़ी पार्क करके चलने के बारे में सोचने लगा। वो गाड़ी से उतरकर अब वापस बर्तन की दुकान पर आने ही वाला था कि अचानक उसे गाड़ी के बारे में कुछ ध्यान आया। कर्मा पलटकर गाड़ी को थोड़ा केयरिंग नेचर में झाड़ ही रहा था कि अचानक से 2-3 फायरिंग हुई और बुलेट एकदम कर्मा के कान के पास से चली गई। कर्मा को काटो तो खून नहीं कि अचानक से फायरिंग कैसे हो गई। कर्मा तुरंत ही गाड़ी के पास झुक गया और आगे की ओर सरकने लगा। गोलियां कहां से आ रही थी पता नहीं था, लेकिन कर्मा को एक आदमी ने अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे ये तो AK-47 से फायर हो रहा है, कौन है ये लोग? कर्मा को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। उसने तुरंत उस आदमी की ओर सरकते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर कि ये लोग कौन हैं, क्यों फायरिंग कर रहे हैं? कर्मा ने बात पूरी भी नहीं की कि फिर से गोलियां चलने लगी। पार्किंग के गार्ड्स वगैरह ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे। कर्मा अकेला पड़ गया था, लेकिन पता नहीं वो आदमी कहां से कर्मा के पास आ गया था। उसने कर्मा से कहा, घबराइए नहीं सर, हम लोग हैं ना, बस आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको अपने साथ कहीं सुरक्षित जगह पर ले चलता हूं। कर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने तुरंत ही उस आदमी की बात मान ली। फिर उस आदमी ने कर्मा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए एक हॉल की तरफ दौड़ा। कर्मा को भी लगा कि एक बार कहीं रुककर पहले यह सोच लिया जाए कि आखिर ये है कौन जो गोली चला रहा है। कर्मा उस आदमी के साथ दौड़ता हुआ एक हॉल की ओर गया। कर्मा ने जैसे ही हॉल में एंट्री की, कर्मा जैसे पत्थर हो गया। उसे ना कुछ बोलते सूझ रहा था, ना चुप रहते। एक्चुअली कर्मा के पास कोई शब्द ही नहीं था। सामने लोधी अपने बेटे बॉबी के साथ खड़ा था। बॉबी व्हील चेयर पर था, साथ में ट्विंकल भी खड़ी थी। कर्मा बस उनका मुंह देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहां पर वे लोग क्या कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके
कारनामों की कहानी। कर्मा हॉल का दृश्य देखकर शॉक्ड हो गया था। हॉल में व्हील चेयर पर बॉबी था, बगल में लोधी खड़ा था। वही ट्विंकल भी खड़ी होकर कर्मा को देख रही थी। कर्मा को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तभी जो आदमी कर्मा को अपने साथ लेकर आया था, उसने लोधी के सामने सर झुकाकर कहा, सर ये रहा आपका शिकार, आप जो चाहे कर सकते हो इसके साथ, मैं इसे यहां लेकर आ गया सर। लोधी जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए उस आदमी से कहा, वेरी गुड वेरी गुड, वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे इस आदमी से निपट लेने दो। कर्मा को अब सारी बातें समझ में आ गई कि लोधी की चाल थी कि वो कर्मा को यहां तक कैसे भी ले आए। कर्मा मन ही मन सोचने लगा कि उसने सही किया जो मां को पार्किंग तक लेकर नहीं आया। लेकिन फिर उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि इन लोगों ने मुझे सीधे पार्किंग में ही थोड़ी देखा होगा, ये लोग मुझे दूर से फॉलो कर रहे होंगे। कर्मा को अब मां की भी चिंता होने लगी, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि आज साधु बाबा ने उसे 3 सेकंड पहले सावधान नहीं किया। गोली चलने के बाद भी साधु बाबा की कोई आवाज नहीं आई। कर्मा के दिमाग में चलने लगा कि साधु बाबा सच में उसे छोड़कर तो नहीं चले गए ना। कर्मा को इस बात का जवाब अभी चाहिए था, लेकिन सामने लोधी और सेना खड़ी थी। अब ऐसे में कर्मा अपना निजी काम कैसे कर पाता। लोधी कर्मा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कर्मा के साथ बहुत बुरा करने वाला है। कर्मा उसकी मुस्कुराहट पढ़ रहा था। लोधी ने कर्मा से कहा, तब कर्मा जी अब कैसे बचिएगा मुझसे। कर्मा ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी बस मुस्कुराने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो इंसान कर्मा के पैर पकड़ रहा था कि उसके बेटे को अस्पताल ले जाने दो, वो बस आधे घंटे बाद कर्मा के लिए फील्डिंग कैसे बिछा सकता है। कर्मा सोचने लगा कि आखिर इंसानियत कहां पहुंच गई है। कर्मा ने अभी कुछ देर पहले ही लोधी के बच्चे को मरने से बचाया था। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन कर्मा ने उन लोगों पर भरोसा किया और फिर उन्हें जाने दिया था। लेकिन ये सारे लोग तो शैतान निकले। मैं तो बच जाऊंगा मिस्टर लोधी, आप बताइए आप कैसे बचिएगा। लोधी या तो बहुत बेवकूफ आदमी था या फिर उसे खुद पर हद से ज्यादा भरोसा था। अभी कुछ देर पहले ही कर्मा ने लोधी को उसकी औकात दिखाई थी, जिसे लोधी ने तुरंत भुला दिया था। चलो भुला दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भुलाकर फिर से वही काम करने निकल पड़ा था लोधी। लोधी घमंड में बोला, ऐसा गुरु अब की बार पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, इतनी गोलियां मारेंगे ना कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि निकालूं या रहने दूं। लोधी की बात सुनकर सारे पंटर हंसने लगे। हंसी तो कर्मा को भी आ रही थी, लेकिन लोधी की बातों पर नहीं, उसकी बेवकूफी पर। कर्मा ने हंसते हुए कहा, लोधी तुमको लगता है कि तुम मुझे गोली मार पाओगे? कर्मा की बात पर लोधी फिर से हंसने लगा। लोधी को हंसते देख उसके पंटर लोग भी हंसने लगे। पंटर लोग होते ही ऐसे हैं, अपने बॉस को हंसता देख बिना मतलब ही हंसने लगते हैं। लोधी ने ऊंची आवाज में कहा, AK-47 लाए हैं राजा, बहुत गोली मारेंगे। कर्मा का दिमाग अभी तक झगड़ना नहीं चाहता था। वो बस अभी यही सोच रहा था कि ये दुनिया कैसी है, कैसे कैसे रूप बदलती है। कुछ देर पहले तक ये लोग कैसे थे, लाइक अपने जीवन की भीख मांग रहे थे, और अभी अभी अपना रूप बदल चुके थे। कर्मा लोधी एंड गैंग से बोला, मिस्टर लोधी ये बताओ कि अगर मैं इस झगड़े को खत्म करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लोधी, ट्विंकल और बॉबी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कर्मा के मुंह से झगड़ा खत्म करने की बात सुनना उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कर्मा झगड़ा खत्म करने की सोच रहा है। ट्विंकल हंसते हुए बोली, झगड़ा खत्म करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमें लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे कर्मा। AK-47 से डर गए हो क्या? ट्विंकल की बात पर सब हंसने लगे। लोधी को भी लग रहा था कि कर्मा उन लोगों से डरकर झगड़ा खत्म करना चाहता है। कर्मा समझ गया कि इन लोगों के भाग्य में मार खाना ही लिखा है, लेकिन कर्मा एक कोशिश करना चाहता था।
वो नहीं चाहता था कि वो झगड़ा करे। इसके पीछे शायद ये कारण था कि अब कर्मा की फैमिली भी दिल्ली में शिफ्ट हो रही थी। कर्मा को अब अपनी फैमिली की चिंता थी, लेकिन ये बेवकूफ लोग इसे कर्मा का डर समझ रहे थे। कर्मा ने लोधी एंड गैंग से कहा, अब तुम लोग जो समझो, लेकिन मैं झगड़ा नहीं चाहता हूं। तुम लोग चाहो तो बता सकते हो कि इस झगड़े को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं करने के लिए तैयार हूं। लोधी कुछ दूर पर खड़ी ट्विंकल के पास गया और उससे राय लेने लगा। दोनों ने कुछ सेकंड आपस में बात की और फिर बोले, ठीक है, यह झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम ट्विंकल का पोस्ट वापस कर दो और मेरा शेयर मुझे लौटा दो। साथ में बॉबी से माफी मांग लो। कर्मा के चेहरे पर एक मजाकिया एक्सप्रेशन पसर गया। वो सोचने लगा कि ये लोग तो एकदम से व्यापारी टाइप के लोग हैं। एक झगड़ा ना करने की कीमत इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। बॉबी से माफी मांगना यहां तक तो ठीक था, लेकिन ट्विंकल और लोधी के शेयर्स एंड पोजीशन को वापस करना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कर्मा ने तुरंत ही लोधी से कहा, ट्विंकल मैडम की पोजीशन तो किसी और को दे दी गई है, जो अब वापस नहीं हो सकती। बाकी तुम्हारे शेयर्स को तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। हाँ, मुझे बॉबी से माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि माफी मांगने के बाद झगड़ा नहीं करोगे। लोधी और ट्विंकल का दिमाग तो शून्य सा हो गया कि कर्मा उनके गिरफ्त में होकर भी ऐसे कैसे बात कर सकता है, जैसे कि वो बॉस हो। ट्विंकल तो शॉक्ड थी कि कर्मा ने उसकी पोस्ट अभी अभी छीनी है और अभी किसी को पोस्ट मिल भी गई। ट्विंकल ने लोधी से कहा, लोधी सर, इसने इतनी जल्दी किसी दूसरे को मेरी पोस्ट कैसे दे दी। लोधी ट्विंकल की बात क्या सुनता, उसे तो खुद ही शॉक लगा हुआ था कि कर्मा बोल रहा था कि वो उसके शेयर्स वापस नहीं देगा। लोधी ने ट्विंकल से कहा, यार ऐसे कैसे ये हम लोगों की पोस्ट और शेयर्स वापस नहीं करेगा, इसके बाप को भी करना पड़ेगा। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि कर्मा फिर से बीच में बोल पड़ा। कर्मा बोला, मैं माफी मांगने के लिए अभी भी तैयार हूं। बोलो, बॉबी से माफी मांग लेने के बाद तुम लोग फिर से झगड़ा तो नहीं करोगे ना। कर्मा की माफी मांगने वाली बात दरअसल उन दोनों के लिए थोड़ी राहत वाली बात थी। सिर्फ इस बात के लिए ट्विंकल और लोधी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने कर्मा को डरा और हरा दिया है। लेकिन उन लोगों की मूर्खता उन्हें ये नहीं बता रही थी कि जब लोधी और ट्विंकल कर्मा को बॉबी से माफी मांगने के लिए झुका सकते हैं, तो फिर उसके रैंक और शेयर्स लौटाने के लिए क्यों नहीं झुका सकते। लोधी कर्मा से बोला, झगड़ा नहीं करने के लिए सिर्फ बॉबी ही ऑप्शन नहीं है। अगर तुम आज जिंदा बचना चाहते हो तो तीनों बातें माननी होंगी। कर्मा ने गहरी सांस ली। गहरी सांस लेकर कर्मा बोला, फिर से एक बार कह रहा हूं कि मैं बस बॉबी से माफी मांग सकता हूं। बाकी वो चीजें अब हो चुकी हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता है। लोधी अब समझ गया कि कर्मा अपनी जिद पर है, वो मानेगा नहीं, इसलिए उसने सेम कर्मा के अंदाज में ही कर्मा से बोला, तो फिर ऐसा है मिस्टर कर्मा, आप खुद को और अपने परिवार को बचाने में असफल हो गए हैं। अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कर्मा समझ चुका था कि झगड़ा ना करने की उसकी हर कोशिश बेकार होने वाली थी। अब झगड़ा होकर ही रहेगा। कर्मा ने लोधी से कहा, मिस्टर लोधी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे परिवार को टच कर पाओगे। लोधी हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वो कर्मा का मजाक उड़ा रहा हो। उसने हंसते हुए कर्मा से कहा, तुमने ध्यान से नहीं सुना कर्मा, मैंने पहले तुम्हें मारने की बात कही है। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारी फैमिली को, फिर शिंदे ग्रुप हमारा होगा, हमारा। कर्मा का दिमाग अब खराब होने लगा था। कर्मा जानता था कि लोधी सपने देख रहा है, फिर भी अपने परिवार के बारे में गलत बातें सुनकर कर्मा का दिमाग खराब होना ही था। कर्मा समझ गया कि आज लोधी एंड गैंग मार खाने वाले हैं। कर्मा ने चिल्लाते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले भी मारना चाहते थे, मार पाए क्या? फिर से क्यों नाकाम कोशिश करना चाहते हो? लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि मारी जाती है उसका नाश होना तय हो जाता है। लोधी तुरंत बोला, इसलिए क्योंकि अब की बार AK-47 जो लाए हैं। कर्मा ने बस अफसोस जाहिर किया
कि वो झगड़ा होने से रोक नहीं पाया। कर्मा ने लोधी से कहा, खिलौने बड़े होने से बच्चे बड़े नहीं हो जाते लोधी। मेरे लिए ये सारी चीजें पहले भी खिलौना ही थी और अब भी खिलौना ही है। कह रहा हूं मत झगड़ो, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी। लोधी को लगा कि कर्मा फेंक रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोधी के पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो वो अपने शेयर्स वापस लेता या फिर वो कर्मा पर अटैक करता। लोधी ने कर्मा से कहा, या तो शेयर्स वापस दे दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कर्मा समझ गया। कर्मा शर्ट की बाह मोड़ने लगा। कर्मा मन ही मन लड़ने के लिए रेडी हो गया। उसने बाह मोड़कर लोधी से कहा, एक बात बताओ लोधी, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, सब भूल गए क्या? लोधी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मेरा नाम लोधी है, किसी को भी खाकर हजम कर सकता हूं मैं। बाकी अगर मुझे कुछ देर पहले की बात याद रखनी चाहिए तो उससे थोड़ी देर पहले वाली बात कैसे भूल जानी चाहिए कि तुमने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। कर्मा लोधी की बेशर्मी से, उसके ढीठपने से, उसकी बातों से अब श्योर हो गया कि लड़ाई करना ही उपाय है। कर्मा ने लोधी से कहा, फिर ठीक है, चलो अटैक करो करो। कर्मा ने लोधी को अटैक करने के लिए बोल दिया, लेकिन डर रहा था कि साधु बाबा उसकी मदद तो करेंगे ना, क्योंकि बस कुछ देर पहले ही जब उस पर गोली चली थी तो साधु बाबा ने उसे 3 सेकंड पहले सावधान नहीं किया था। इसलिए यह सवाल था कि अभी के झगड़े में कर्मा की शक्तियां काम आएंगी कि नहीं। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा के मन में डर तो था, लेकिन उसे साधु बाबा पर विश्वास भी था। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर वो साधु बाबा को याद करेगा तो वो उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। कर्मा ने मन ही मन साधु बाबा को प्रणाम किया और लोधी को ललकारने लगा। कर्मा ने लोधी को ललकार कर कहा कि चलो फिर निकालो अपनी AK-47 राइफल और चलाओ मुझ पर गोली। कर्मा का कॉन्फिडेंस देखकर लोधी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ। उसने कर्मा से चिल्लाकर कहा, क्यों मरना चाहते हो यार? जो कह रहा हूं मान लो, मेरे शेयर्स और इसकी रैंक पोस्ट वापस लौटा दो और निकल लो यहां से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दूसरे देश में शिफ्ट करा दूंगा तुम्हें। कर्मा को अचानक से एक नई बात सुनने को मिली। कर्मा को लगा कि ये देश छोड़ने वाली बात कहां से ऐड हो गई। अभी तक तो ट्विंकल को नौकरी, लोधी को शेयर्स और बॉबी से माफी मांगने की बात बता रहा था। ये अचानक से देश छोड़ने का आदेश कहां से आ गया? कर्मा को इस बात पर और हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए लोधी से पूछा, अरे भाई, अब ये देश छोड़ने वाली बात कहां से आ गई? मैं भारत छोड़कर कहां जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? कर्मा हंस रहा था, बातों को मजाक में ले रहा था, लेकिन लोधी तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा सीरियस था। लाइक वो कंफर्म है कि कर्मा को देश छोड़ना ही होगा। उसने सीरियस होकर कर्मा से कहा, गुड क्वेश्चन मिस्टर कर्मा, गुड क्वेश्चन। तुम्हें देश इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम भारत में रहो। कर्मा जानता था कि ये बकवास कर रहा है, लेकिन उसे इस बकवास में मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए लोधी से कहा, अच्छा, तो तुम नहीं चाहते कि मैं भारत में रहूं, लेकिन क्यों? तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? लोधी के लिए देश छोड़ने का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो एक्चुअली बहुत दूर की सोच रहा था। उसने कर्मा को बताया कि मैं इसलिए चाहता हूं कि तू देश छोड़ दे कर्मा, क्योंकि जब कर्मा से सब कुछ छीन लिया जाएगा, शिंदे ग्रुप भी, तो वो यहां अपने दोस्तों और मीडिया वालों को क्या ही फेस दिखाएगा। कर्मा के लिए ये तो कॉमेडी हो गई। वो सोचने लगा कि ये लोधी कितनी दूर की सोचता है। कर्मा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं खुद से तो देश छोड़ूंगा नहीं, अगर तुम लोग छोड़ दो तो बात अलग है।
कर्मा की बात सुनकर लोधी का गुस्सा सर चढ़ने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, "आह, मुझे लगता था कि तुम बहुत समझदार हो, समझ लोगे, अपनी फैमिली को लेकर यहां से निकल लोगे, लेकिन तुम साले लतखोर हो। तुम्हें मरना ही लिखा है और अपनी फैमिली को भी मरवाना लिखा है।" कर्मा भी अब गुस्से से लाल हो गया था। उसने तुरंत लोधी से कहा, "अबे यार, मैं कब से बोल रहा हूं कि अटैक करो, मारो गोली मुझ पर। तुम ही ना बात पर बात किए जा रहे हो, चला गोली।" कर्मा की बात सुनकर लोधी को अब जोश आ गया। उसने ट्विंकल को इशारा किया कि चलवाओ गोली। ट्विंकल ने एक सीटी बजाई। देखते देखते 7 लोग बड़ी बड़ी राइफल्स के साथ बाहर आ गए। कर्मा भी बस कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखने लगा। वास्तव में वो लोग AK-47 लेकर आए हुए थे। कर्मा जानता था कि ये लोग कभी भी फायर करने वाले हैं। उसने साधु बाबा को याद किया और मन ही मन कहा कि उसे इन गोलियों से बचाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। देखते ही देखते कर्मा के हाथ के कंगन, जिसमें मलंगों की शक्तियां थी, उसमें से एक बड़ा सा प्रकाश निकला। सामने खड़े लोधी एंड गैंग की आंखें खुली की खुली रह गईं। देखते देखते वो प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट बॉडी शील्ड में बदल गया। आम भाषा में उसे पारदर्शी कवच कह सकते हैं, जिसके आर पार आप देख तो सकते हैं, लेकिन उसके आर पार कुछ फेंक नहीं सकते, उसे पार नहीं कर सकते। शील्ड के ट्रांसपेरेंट होते ही लोधी को लगा कि वो प्रकाश गायब हो गया। उसने राइफल वाले लोगों को आदेश दिया कि भून कर रख दो इस आदमी को। फिर क्या था, देखते देखते AK-47 राइफल से एक साथ सैकड़ों राउंड फायर होने लगा, लेकिन उस ट्रांसपेरेंट शील्ड कवच से टकराकर सारी गोलियां बेकार होती गई। देखते देखते AK-47 की सारी गोलियां खत्म हो गई। लोधी और ट्विंकल की परेशानियां बढ़ने वाली थी। अब गोलियों के खत्म होते ही कर्मा चिल्लाया, "अब बोलिए भाई साहब, और भी गोलियां बची है क्या, या सारी खत्म हो गई? अब मैं अटैक करूं क्या?" लोधी क्या ही बोलता। उसे तो एक पल के लिए लगा कि वो आज तो मारा ही जाएगा। उसने मुंह बनाकर कर्मा से कहा, "तुम जादू करके हमें हराना चाहते हो? दम है तो बिना जादू के लड़ाई करके दिखाओ।" कर्मा के मन में तो आया कि वो उस लोधी को जवाब दे कि जिसे तू जादू कह रहा है ना, वो जादू नहीं, बल्कि वो कर्मा की कमाई हुई काबिलियत है। लेकिन कर्मा जानता था कि लोधी से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसने लोधी से चिल्लाकर कहा, "सुनो, ऐसा है कि अब मैं अटैक करने वाला हूं, सावधान हो जा।" जब तक लोधी कुछ सोचता और समझता, तब तक कर्मा ने थंडर कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। थंडर कंट्रोल एक्टिवेट करते ही फिर वही हुआ, एक जोर का धमाका। भयंकर तरीके से बिजली कड़की और फिर 7 राइफल्सधारी जमीन पर गिर गए। लगभग 7 बेहोश हो गए थे और मरने की हालत पर पहुंच गए थे। अपने 7 गुंडों की ये हालत देखकर लोधी की हालत खराब हो गई, लेकिन इस बार उसने कर्मा के इस दांव का तोड़ भी निकाल लिया। उसने कर्मा से कहा, "धूर्त कर्मा, मैं जानता था तू लड़ाई में जादूगरी करेगा, इसलिए मैंने पहले से व्यवस्था कर रखी है। अब तो देख मैं क्या करता हूं।" कर्मा भी 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया। उसे भी लगने लगा कि यार इसने अब कौन सी व्यवस्था कर दी है। कर्मा वॉज जस्ट वॉचिंग कि ये नया आइटम क्या है। लोधी ने ट्विंकल से बोला, "जाओ मॉन्क को बुला कर लाओ।" मॉन्क? कर्मा एकदम से चौंक गया कि ये लोग किस मॉन्क को पकड़ कर ले आए हैं मेरे लिए। ट्विंकल ने लोधी की आवाज सुनते ही किसी को इशारा किया। फिर कुछ सेकंड के बाद ही उधर से एक आदमी बाहर आया, जिसके सर पर बाल नहीं थे, बड़ी सी चोटी थी, छोटी छोटी आंखें थी। कर्मा ने ऐसे आदमी सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। उसे लगने लगा कि यार ये लोग किस नमूने को उठाकर लेके आए हैं जो एकदम चाइनीज लग रहा है। कर्मा से रहा नहीं गया। उसने अचानक से लोधी से पूछा, "अरे भाई, इन्हें कहां से ले आए हो?" कहां कर्मा मजाक में था तो कहां लोधी को लग रहा था कि कर्मा शायद डर गया है, इसलिए लोधी से ऐसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। लोधी ने कर्मा को शान से बताया, "बहुत उड़ रहे थे ना तुम, तुम्हारी वाट लगाने के लिए ही हमने इस मॉन्क को बुलाया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि जादूगरी किसे कहते हैं।" अगले ही पल लोधी ने मॉन्क से कहा, "किल दैट बास्टर्ड।" कर्मा हंसते हुए मॉन्क की ओर देखने लगा।
मॉन्क लोधी का ऑर्डर सुनते ही कुछ बुदबुदाने लगा। बुदबुदाते हुए उसने कर्मा की ओर अपना हाथ घुमा दिया। हाथ घुमाते ही कर्मा को एक झटका सा लगा और वो कुछ दूर पीछे की ओर चला गया। कर्मा थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि अरे यार, ऐसे कैसे? मैं तो मजाक में ले रहा था, ये तो मुझे हर्ट कर रहा है। लेकिन कर्मा उस मॉन्क के साथ कुछ करने से पहले उसे एक मौका देना चाहता था। कर्मा ने मॉन्क से कहा, ओह शिट, दिस इज सो लिटिल, ट्राई अगेन, कम अगेन। मॉन्क को कर्मा की ये बातें बेइज्जती लगी। उसने कर्मा से कहा, आई विल किल यू, यू ब्लडी फूल। कर्मा कंफ्यूज था कि मॉन्क का गुस्सा हाई है या फिर उसका कॉन्फिडेंस। कर्मा ने उसे फिर से इशारा किया, या ट्राई ट्राई। मॉन्क ने चिढ़कर कर्मा पर जबरदस्त अटैक किया। अटैक करते ही कर्मा को लगा कि वो कहीं गिर ना जाए। उसने अपनी ताकत लगाई और खुद को संभाल लिया। खुद को संभाल कर कर्मा ने मन ही मन कहा, इसे हल्के में लेना बेवकूफी है, इसे सबक सिखाना चाहिए। उसने उस मॉन्क से कहा, योर चांस ओवर, इट्स माय टर्न। मॉन्क ने अपने दांत बाहर निकाल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कह रहा हो कि तुम्हें चांस मिलेगा ही नहीं, मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। मॉन्क फिर से कुछ कहने के लिए कोई दूसरा मंत्र बुदबुदाने लगा। कर्मा ने साधु बाबा को याद किया और फिर मलंगों के उस कंगन को जोर से झटक दिया उस मॉन्क के सामने। ऐसा करते ही कर्मा के कंगन से एक किरण सी निकली और मॉन्क से जा टकराई। मॉन्क से टक्कर होते ही वो मॉन्क जैसे हवा में उड़ गया। लोधी का सारा एक्साइटमेंट अचानक से खत्म। उसने देखा कि मॉन्क गायब हो गया। जिस मॉन्क को लोधी कर्मा को हराने के लिए लाया था, वही मॉन्क हार कर कहीं हवा में गायब हो गया। सोचिए जरा उस पर क्या बीतेगी। लोधी ट्विंकल को देख रहा था और ट्विंकल उसको। अब दोनों के दोनों अस्त्र फेल हो चुके थे। AK-47 वाले भी कुछ नहीं कर पाए और मॉन्क भी कुछ नहीं कर पाया। लोधी कर्मा पर चिल्लाया, तू अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है, तुझे मुझसे दुश्मनी थी तो उस मॉन्क को क्यों उड़ा दिया? कर्मा हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो वो मॉन्क मेरी पूजा करने आया था क्या? वो भी मेरे साथ ऐसा ही करता, वो मुझे उड़ाता, इससे पहले मैंने ही उसे उड़ा दिया, बात खत्म। कर्मा की बात सुनकर लोधी मन ही मन क्रोधित हो गया। उसने कर्मा से कहा, लेकिन ये बताओ कि तुमने उस मॉन्क के साथ क्या किया? कर्मा अभी हंस रहा था। उसने हंसते हंसते बोला, मैंने क्या किया? जो किया सो तुमने किया। एक मॉन्क को सुपारी किलर बना दिया तुमने। मैंने तो उसे वहां भेज दिया जहां उसे होना चाहिए। लोधी अब डरने लगा। उसने डरते डरते कहा, कहां भेज दिया तुमने उसे? कर्मा लोधी के डर को देख रहा था और उसके डर का फायदा भी उठा रहा था। कर्मा बोला, एक मॉन्क को पहाड़ों पर होना चाहिए, लेकिन वो भाई साहब यहाँ दो लोगों के झगड़े में पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें वहीं भेज दिया पहाड़ों में। लोधी अब मजबूर हो गया था। उसकी मजबूरी अब उसके चेहरे पर दिख भी रही थी। वो समझ गया था कि कर्मा अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। कर्मा ने लोधी को इग्नोर किया। उसने ट्विंकल से कहा, ट्विंकल तुम एक लड़की हो, मैं लड़कियों के साथ जल्दी बुरा नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज यहां से चली जाओ। फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें चिताया और बताया नहीं। कर्मा का इतना कहना था कि ट्विंकल ने फिर से अपना रास्ता नाप लिया। ट्विंकल तुरंत उस हॉल से भागने लगी। कर्मा ने उसे भागते हुए देखा तो उसने लोधी की ओर देखा। लोधी की ओर देखकर कर्मा ने उससे इशारों में पूछा, ये क्या हो गया लोधी? लोधी के पास कोई शब्द नहीं थे। कर्मा ने भागती हुई ट्विंकल को देखा और फिर से उसे आवाज दी, रुक जा ट्विंकल, रुक जा। कर्मा की बात सुनकर ट्विंकल रुक गई। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा ने ट्विंकल को जाने के लिए कहा था कि मैडम भागने लगी। कर्मा ने लोधी भाई साहब को दिखाया कि देखो तुम्हारा फिर से कट रहा है। लोधी तो बेशर्म था ही। कर्मा को लोधी पर दया भी आ रही थी, लेकिन उसका कमीनापंती भी इतना बड़ा था कि उस पर आई दया भी तुरंत छूमंतर हो गई। कर्मा ने फिर से एक नजर ट्विंकल पर डाली। मैडम जल्दी जल्दी चली जा रही थी ताकि कैसे भी बस हॉल के बाहर निकल जाएं और कर्मा से बच जाएं। कर्मा जान गया था कि ट्विंकल भाग रही है और जल्दी से भाग जाना चाहती है,
कर्मा ने तुरंत उसे रोक लिया। कर्मा चिल्लाया, रुको ट्विंकल। कर्मा का आदेश था, रुकना तो पड़ेगा ही मैडम को। रुक गई मैडम। कर्मा ने ट्विंकल से कहा, किस मिट्टी की बनी हो यार, मतलब मुसीबत पड़ते ही भागने के चक्कर में रहती हो, वाह। ट्विंकल कर्मा को हल्के में लेती थी, लेकिन अब ट्विंकल कर्मा की शक्ति जान चुकी थी, इसलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी जिससे कर्मा उस पर गुस्सा हो और उसे भी पनिशमेंट दे दे। ट्विंकल कर्मा की बातों पर चुप रही। कर्मा को उसका एटीट्यूड बहुत ही बुरा लगा था। यार, पिछली बार भी तुमने लोधी का साथ नहीं दिया और अब की बार भी भाग रही हो। ये अलग बात है कि लोधी कमीना है, लेकिन तुम भी तो उसके साथ शामिल रहती हो, फिर तुम्हारी गलती कैसे कम हो जाएगी? भागने से तुम निर्दोष तो नहीं हो जाओगी। लोधी को शायद पहली बार कर्मा की बातें अच्छी लग रही थी। लगातार 2 घटनाओं से यह साबित हो रहा था कि लोधी मूर्ख आदमी था। लोधी अभी बोलना तो चाहता था, लेकिन क्या ही बोलता। हर बार ट्विंकल पर भरोसा करने की गलती तो वो करता ही था। ट्विंकल ने कर्मा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सर झुकाए खड़ी रही। कर्मा फिर से बोला, अगर यही काम लोधी ने किया होता ना, तो तुम उसे धोखेबाज कहती। तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया उसे कहती कि उसने एक लड़की को धोखा दिया है। यार, जब कोई गलत काम करने साथ में जाओ तो दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर भागा नहीं करते। ट्विंकल अब भी बस सर झुकाए खड़ी रही। उसे सब समझ आ रहा था, बस वो समझना नहीं चाहती थी। उसका तो मन था कि वो अभी भी भाग जाए, लेकिन कर्मा के आगे मजबूर होकर खड़ी थी। कर्मा का मन तो कर रहा था कि वो जो सजा लोधी को देना चाहता है, वही सजा इस चुड़ैल ट्विंकल को भी दे दे, लेकिन बेचारा मजबूर था। कर्मा ने लोधी से कहा, और तुम लोधी, तुम तो लतखोर ही हो। अभी कुछ देर पहले ही इसने तुम्हें धोखा दिया है और अभी भी तुम इससे लड़ने के लिए फिर इसके साथ ही चले आए। हद दिमाग है तुम्हारा। लोधी सच में बेवकूफ था। वो मुंह बनाकर बस खड़ा रहा। कर्मा लोधी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो उसे बताना चाहता था कि वो कितनी बड़ी गलती करके आया हुआ है। कर्मा फिर से बोला, चलो माना कि तब शेयर्स की बात थी, इसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अभी क्या ही मांग लिया मैंने इससे? तुम्हें यहां एक बार फिर से अकेले छोड़कर चल दी। लेकिन अगर तुम मुझे मारने में सफल हो जाते तो इस लड़की का बदला भी पूरा हो जाता। मतलब कि सुख में तुम्हारे साथ है, दुख में नहीं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? लोधी को कुछ समझ में आता भी है, यह कहना मुश्किल था, क्योंकि अगर उसे कुछ भी समझ में आता तो कर्मा ने उसके साथ कुछ देर पहले क्या किया है वो कभी भूलता नहीं। लेकिन यह उसकी हिम्मत नहीं, उसकी मूर्खता है जो वो फिर से कर्मा को मारने के लिए आ गया था। कर्मा ट्विंकल के साथ तो कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन कर्मा को उस ट्विंकल की बच्ची को सबक जरूर सिखाना था। कर्मा ने ट्विंकल से कहा, चलो यहां कुर्सी पर बैठो, बाहर नहीं जाना है। ट्विंकल कर्मा की बात सुनकर अचानक से घबरा गई। उसने घबरा कर कर्मा से पूछा, मैं यहां क्यों बैठूं? कर्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों बैठूं का क्या मतलब है? जो कह रहा हूं सुनो और चुपचाप बैठो। ट्विंकल कर्मा से और कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसका मन डर रहा था कि कर्मा उसके साथ कुछ भी गलत ना कर दे। कर्मा ने ट्विंकल को वहीं पर एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद लोधी की ओर बढ़ने लगा। लोधी की हालत पतली हो गई थी, क्योंकि उसके पास जितने भी हथियार थे उसने सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो कुछ भी करे। वो चुपचाप बस खड़ा रहा। शायद वो इंतजार कर रहा था कि उसके साथ अब क्या होता है। कर्मा लोधी के करीब पहुंच गया। करीब पहुंचते ही कर्मा ने लोधी से कहा, तुमने जितना बुरा मेरे साथ किया है, अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? खुद से बता दो, जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन ईमानदारी से बताना। लोधी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। वो सर झुकाए कर्मा की बात सुन रहा था। कर्मा का दिमाग अलग ही तरीके से काम कर रहा था। उसका कहना था कि बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। कर्मा ने लोधी से कहा, बोलो लोधी, बोलना तो पड़ेगा ही। नहीं बोलोगे तो पहले बोलने के लिए मार खाओगे और बाद में बोलोगे। लोधी को भी लगा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। लोधी ने जैसे ही बोलने की कोशिश की,
कर्मा ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह की ओर रख दिया। लोधी का दिमाग सुन्न हो गया, उसका पूरा फेस लहराने लगा। कर्मा ने लोधी से फिर से कहा, बोलो। लोधी बोल ही नहीं रहा था। वो जान गया कि कर्मा बोलने पर मारेगा। लोधी चुप हो गया। कर्मा ने उससे 2 बार कहा कि बोलो बोलो, लेकिन वो नहीं बोला। फिर क्या था, कर्मा ने एक जोरदार तमाचा लोधी के मुंह पर रख दिया और चिल्लाया, अबे बोलना, बोलता क्यों नहीं है? लोधी का दिमाग अब कंफ्यूज हो गया कि बोलो तब भी मारता है और ना बोलो तब भी मारता है। क्या किया जाए इसके सामने? लोधी ने बोलना शुरू किया, बोलता हूं तब भी मार रहे हो आप, नहीं बोल रहा हूं तब भी मार रहे हो, लेकिन क्यों? लोधी शायद अब भी बोलता, लेकिन कर्मा के जोरदार तमाचे ने फिर से उसका मुंह बंद कर दिया था। अब की बार तमाचा इतना जोरदार था कि लोधी के होंठ कट गए, खून बहने लगा। लोधी को अब रोना आने लगा। उसने रोते रोते कर्मा से कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बॉबी अपने बाप को पिटते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बाप को बचाने के लिए कुछ भी कहे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ भी कहता है तो फिर उसके साथ वही होगा जो उसके बाप के साथ हो रहा है। लोधी कर्मा से जाने के लिए कह रहा था और कर्मा हंस रहा था। कर्मा ने हंसते हुए कहा, आपको हम जाने दें और आप फिर कल मुझे और मेरे परिवार को टारगेट करते रहें। कब तक चलेगा ये सब? इससे बेहतर है कि आज ही दुश्मनी खत्म कर देता हूं। ऐसी बात सुनकर ट्विंकल को लगा कि कर्मा लोधी की हत्या करने वाला है, उसे जान से मारने वाला है। ट्विंकल भी चाहती थी कि वो लोधी को बचा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ट्विंकल को भी पता था कि कर्मा उसे छोड़ दे रहा है, यही बहुत ज्यादा है। लोधी बोलता रहा पर कर्मा ने कुछ नहीं सुना। उसने लोधी को उठाया और उठाकर जमीन पर पटक दिया। लोधी को जमीन पर पटक कर कर्मा बोला, अब बताओ मैं तुम्हारे दोनों पैर क्यों ना तोड़ूं? लोधी की जान उसके गले में अटक गई। उसने कर्मा से कहा, मैं तुम्हें अपने अकाउंट के सारे पैसे दे दूंगा, मैं सारे पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें रख लूं। कर्मा ने एक पल को सोचा और बोला, फिर ठीक है, अभी पैसे भेजो। कर्मा का कहना था कि लोधी ने किसी को कॉल किया। उसने कर्मा से कुछ डिटेल्स पूछे और फिर कुछ देर बाद कर्मा के फोन पर मैसेज आ गया कि उसके अकाउंट में 54 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। कर्मा के चेहरे पर एक स्माइली दौड़ गई। कर्मा ने लोधी का मजाक उड़ाया, बहुत फास्ट हो यार तुम तो। लोधी, लगता है यहां से जाने की जल्दी है तुम्हें। वाकई लोधी को वहां से जाने की बहुत जल्दी थी। वो बस कैसे भी कर्मा के चंगुल से छूट जाना चाहता था। उसने कर्मा से कहा, सर मैंने आपको पैसे दे दिए ना पैसे, अब मुझे जाने दीजिए सर। लोधी की बात सुनकर कर्मा मुस्कुराया। कर्मा की मुस्कुराहट में धोखा था। लोधी कर्मा की मुस्कुराहट देखकर समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो कर्मा से कहने लगा, नहीं सर, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते सर, मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर। कर्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों धोखा देने का हक सिर्फ तुमको मिला है मिस्टर लोधी? अगर ऐसा है तो कहो। लोधी फंस गया था। वो समझ गया कि कर्मा अभी उससे बदला लेने वाला है। फिर क्या था, देखते देखते कर्मा ने लोधी को उठाकर पटक दिया। जमीन पर गिरने के बाद लोधी संभला। वो संभलकर कुछ कहता इससे पहले कर्मा ने उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़ लिया और एक जोर के झटके के साथ उसे मोड़ दिया। एक जोर की आवाज आई। वो आवाज हड्डियों के टूटने की थी। लोधी बाप बाप चिल्लाने लगा। सिर्फ लोधी ही नहीं बल्कि बॉबी और ट्विंकल भी बाप बाप चिल्लाने लगे। कर्मा ने बॉबी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कर्मा को बॉबी के साथ कुछ करना ही नहीं था। कर्मा के अकॉर्डिंग बॉबी का काम हो गया था। हाँ, ट्विंकल की आवाज ने कर्मा को उसकी याद जरूर दिला दी। कर्मा ट्विंकल की ओर मुड़ा। कर्मा ने ट्विंकल से कहा, अरे मैडम, अगर मुझे आपके पैर तोड़ने हैं ना तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी है। मैं सोच रहा हूं। कर्मा कुछ बोलता इससे पहले ही ट्विंकल ने कर्मा को बीच में ही रोक दिया। कर्मा को बीच में रोककर ट्विंकल बोली, सर मैं आपके शेयर्स अभी वापस कर रही हूं, आप ले लो।
कर्मा कह तो कुछ और रहा था, लेकिन ट्विंकल के डर ने कर्मा को एक बढ़िया सा ऑफर दे दिया था। कर्मा भी कुछ नहीं बोला। उसने भी सोचा कि चलो जब ये खुद से दे रही है तो क्या ही बोलना। ट्विंकल ने जल्दी जल्दी फोन निकाला और प्लॉट बी के सारे शेयर्स कंपनी को वापस कर दिए। शेयर्स वापस करके उसने कर्मा को फोन दिखाया। कर्मा को ट्विंकल का यह डर अच्छा लगा। इधर लोधी बाप बाप चिल्ला रहा था। कर्मा को लोधी का चिल्लाना थोड़ा कम लगा। उसने लोधी से कहा, एक पांव का दर्द तुम्हें कम लग रहा होगा ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कर्मा की बात सुनकर लोधी, बॉबी और ट्विंकल तीनों का दिमाग खराब होने लगा। ट्विंकल समझ गई कि कर्मा लोधी के दोनों पांव तोड़ने की बात कर रहा है। बॉबी तो बिना दूसरे पांव के टूटे ही दर्द महसूस करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा को श्रुति ने अल्टीमेटम दे रखा था कि सुबह का नाश्ता साथ होना चाहिए। अगर साथ में नाश्ता नहीं हुआ तो फिर श्रुति कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेगी। कर्मा जानता था कि श्रुति जिद्दी है। जब उसने कह दिया है कि उसे नाश्ते पर मिलना है तो मिलना ही पड़ेगा। उधर अंशु की माताजी ने सबको खाना खिला दिया था। बच्चे चाहते थे कि वो कर्मा के साथ कुछ बातें करें, लेकिन कर्मा को श्रुति की बातें याद आ रही थीं कि अगर नाश्ते के वक्त कर्मा शिंदे मैंशन में नहीं पहुंचा तो फिर श्रुति कर्मा की मौसी के यहां पहुंच जाएगी। कर्मा ने बच्चों को जल्दी से सो जाने के लिए कहा और खुद भी उठकर सोने चला गया। बेड पर पड़ा हुआ कर्मा सोच रहा था कि कहीं वो कल सुबह नहीं जगा तो क्या होगा। कर्मा जानता था कि वो जाग जाएगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा रहा था। कर्मा का एक मन कह रहा था कि वो जाग जाएगा, वहीं उसका दूसरा मन थोड़ा कंफ्यूज्ड था, थोड़ा डरा हुआ था कि वो नहीं जाग पाएगा। कर्मा ने सोचा कि क्यों ही रिस्क उठाना, अलार्म ही लगा लिया जाए। कर्मा ने 5 बजे सुबह का अलार्म लगा लिया। कर्मा ने हिसाब लगाया कि वो 5 बजे उठ जाएगा और फिर शिंदे मैंशन चला जाएगा। अगर वो इतनी सुबह जाएगा तो कुछ देर श्रुति के साथ समय बिता पाएगा, तो श्रुति को अच्छा भी लगेगा। अगले पल कर्मा को याद आया कि उसका ड्राइवर तो गाड़ी लेकर शिंदे मैंशन चला गया है, फिर वो इतनी सुबह कैसे जा पाएगा। कर्मा को फिर हार की याद आ गई। कर्मा ने हार को मैसेज कर दिया कि उसे सुबह 5 बजे मौसी के यहां एक गाड़ी चाहिए ताकि वो शिंदे मैंशन आ सके। हार्क ने मैसेज सीन करके ओके कह दिया। कर्मा अब सोने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे कर्मा को नींद आ गई। 5 बजे सुबह कर्मा का अलार्म बजने लगा। कर्मा नींद में था। कर्मा अलार्म बंद करने ही वाला था कि नींद में ही उसे श्रुति की धमकी का ख्याल आ गया। फिर क्या था, भाई साहब उठकर बैठे, तुरंत व्हाट्सएप खोला कि हार को मैसेज करे तो देखता है कि व्हाट्सएप पर हार का मैसेज पहले से पड़ा हुआ है कि कार ऑन द वे। कर्मा जल्दी जल्दी उठकर बाथरूम गया। मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो देखता है कि माँ बाबूजी दोनों जग गए हैं। गांव वाली आदत थी उनकी जल्दी जगने की। माँ ने कर्मा से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे इतनी सुबह? कर्मा सुबह सुबह माँ से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने माँ से कहा, माँ अभी शिंदे मैंशन जा रहा हूं, फिर वहां से काम पर जाना एक जगह। कर्मा डर रहा था कि माँ कोई दूसरा सवाल ना पूछ ले। अगर वो कोई दूसरा सवाल पूछ लेती है तो फिर कर्मा के पास कोई जवाब नहीं होगा। उसे या तो झूठ बोलना पड़ेगा या फिर माँ को सब सच सच बताना पड़ेगा। खैर गनीमत है कि माँ ने कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा। फिर कर्मा ने बाबूजी से भेंट की और घर से निकल पड़ा। कर्मा घर से निकलकर हार को कॉल लगा ही रहा था कि सामने से कार आती दिखी। मौसी का पूरा मोहल्ला अभी सोया हुआ था। अब कर्मा शिंदे मैंशन की ओर चल पड़ा। सुबह सुबह दिल्ली खूबसूरत लग रही थी। दिल्ली की सड़कों पर कर्मा की गाड़ी भागी जा रही थी। 30 मिनट में कर्मा की गाड़ी शिंदे मैंशन के गेट पर थी। शिंदे मैंशन के गेट पर हार्क पहले से कर्मा का वेट कर रहा था। हार्क ने कर्मा को सल्यूट किया। कर्मा हार्क का सल्यूट देखकर फॉर्मली बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर हार्क। सुबह सुबह सल्यूट की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। कर्मा की बात सुनकर हार्क मुस्कुराने लगा।
कर्मा हार्क से बोला, 11 बजे निकलना है, देख लीजिए आप। हार्क ने सर झुकाकर ओके कहा। हार्क कर्मा के प्रति बहुत ही ज्यादा पोलाइट, एक्टिव और लॉयल रहता था। कर्मा के कहते ही हार्क ने टाइमिंग नोट कर ली। हार्क सीधे श्रुति के मैंशन की ओर चल पड़ा। कर्मा श्रुति के मैंशन में गया तो उसे आश्चर्य हुआ। आज भी श्रुति के कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। शायद इसे ही इश्क कहते हैं जनाब, जिसकी शुरुआत उन दोनों के बीच होने लगी थी। कर्मा भी 1 मिनट को रुककर सोचने लगा। कर्मा ने बिना आवाज किए श्रुति के कमरे में प्रवेश किया। श्रुति के कमरे में एक लाल रंग का नाइट बल्ब बहुत ही प्यारे अंदाज में जल रहा था। कर्मा को रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लगा। उस लाल रंग के बल्ब की रोशनी में श्रुति किसी लाल पत्थर का सुंदर सा टुकड़ा लग रही थी। कर्मा कुछ देर तक श्रुति को देखता रहा। उसे श्रुति इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी आंखें श्रुति से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर श्रुति को देखने के बाद फिर धीरे से कर्मा श्रुति के बेड पर चला गया। श्रुति आमतौर पर 9 बजे उठती थी। इसका मतलब था कि कर्मा अभी कुछ देर श्रुति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता था। कर्मा अब श्रुति के बेड पर था। कर्मा के सामने श्रुति का प्यारा सा चेहरा था। कर्मा ने श्रुति के चेहरे पर एक प्यारी सी पप्पी ले ली। कर्मा ने श्रुति के चेहरे पर जैसे ही पप्पी ली, श्रुति ने कर्मा को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कर्मा को ऐसा लगा कि नींद में होकर भी श्रुति जाग रही है। श्रुति ने कर्मा को खींचकर कहा, मुझे पता था कि तुम इतनी सुबह ही आओगे। आई लव यू। श्रुति ने भी कर्मा के गालों पर एक रिटर्न पप्पी दे दी। श्रुति की बात सुनकर कर्मा जैसे शर्मा गया। उसे फील हुआ कि कहीं श्रुति को ऐसा ना लग रहा हो कि श्रुति से ज्यादा मैं ही उसे मिस कर रहा था, इसलिए इतनी जल्दी सुबह आ गया। कर्मा के दिमाग में अभी ये सब चल ही रहा था कि श्रुति ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अब तुम्हारे बिना सोने का मन नहीं करता है। रूम में एक नाइट बल्ब जल रहा था, इसलिए कर्मा का गाल नहीं देखा जा सकता था, वरना कर्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। श्रुति शायद समझ रही थी कि कर्मा शर्मा रहा है। उसने धीरे से कर्मा के कानों पर अपना होंठ रगड़ा और बोली, क्या हस्बैंड भी वाइफ से शर्माने लगे हैं आजकल? कर्मा ने भी सोचा कि अब यहां शर्माना फिजूल ही है। उसने श्रुति को बाहों में भर लिया, फिर एक के बाद एक उसके चेहरे पर आंखों से लेकर होंठ तक सबको चूमा। श्रुति को भी कर्मा का यह प्यार अच्छा लगा। इतनी सुबह आना अच्छा लगा। श्रुति ने कर्मा से कहा, थैंक यू बेबी, मेरी सुबह शानदार बनाने के लिए। कर्मा को इस बात पर शरारत सूझी। उसने श्रुति से कहा, फिर तो कल से हर रोज मौसी के यहां सो जाऊंगा और सुबह सुबह आपके पास आ जाऊंगा। कर्मा की बात सुनकर श्रुति कर्मा से बच्चों की तरह झगड़ने लगी, हाथ पांव मारने लगी। उसने झगड़ते झगड़ते कर्मा के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। कर्मा ने भी उसकी नाराजगी को ढेर सारा प्यार दिया। कर्मा ने श्रुति को बाहों में भर लिया। श्रुति का गुस्सा कुछ सेकंड में शांत हो गया। फिर वो कर्मा के सीने में सर छिपाए छिपाए ही बोली, रात में यहीं पर सोना, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी बाहों में ले लेना, फिर हर सुबह को शानदार बना देना। कर्मा को श्रुति पर प्यार से आ गया। उसने श्रुति को बाहों में जोर से भींच लिया। श्रुति भी जैसे कर्मा की बाहों में पिघल रही थी। श्रुति ने कर्मा से कहा, मैं बस कुछ घंटे आपकी बाहों में सोना चाहती हूं। कर्मा तो आया ही था इतनी सुबह इसलिए कि वो श्रुति को ढेर सारा प्यार कर सके। उसने श्रुति के कान में कहा, ये बाहें आपके लिए ही हैं, जब तक चाहें सो सकती हैं आप। फिर दोनों सो गए एक दूसरे की बाहों में। वैसे तो श्रुति रोज 8:30 से 9 बजे उठ जाती थी। आज 9:30 हो गया था, लेकिन श्रुति उठने का नाम नहीं ले रही थी। कर्मा जग गया था, लेकिन श्रुति उसे उठने नहीं दे रही थी। कर्मा भी श्रुति का मन नहीं तोड़ पा रहा था। कुछ देर ही हुआ होगा कि श्रुति की माता जी ने बाहर से आवाज लगाई, श्रुति, नाश्ता लग गया है। श्रुति ने कुछ जवाब नहीं दिया। श्रुति के जवाब नहीं देने से श्रुति की माता जी श्रुति के कमरे की ओर बढ़ने लगी। हमेशा से यही होता था कि श्रुति नहीं जगती थी तो उसकी माता जी उसके कमरे तक आ जाती थी। एक आध बार कर्मा और श्रुति साथ सोए थे तो वो जानबूझकर नहीं आई थी। उधर कर्मा भी अभी जगा हुआ था
और श्रुति की माताजी की कमरे की ओर आने की आहट वो साफ साफ सुन रहा था। कर्मा ने धीरे से श्रुति के कान में कहा, आपकी माताजी आ रही हैं, आने दे कमरे में। इतना सुनते ही श्रुति की नींद खुल गई। वो जोर से चिल्लाकर बोली, मम्मी मैं जाग गई हूं, कर्मा को जगा रही हूं। कर्मा का नाम सुनते ही मैडम शिंदे श्रुति के दरवाजे से ही घूम गई। श्रुति ने कर्मा को एक मुक्का मारा कि तुम उनको अंदर कैसे आने दे रहे थे, क्या कहती वो? कर्मा तो बस श्रुति को चिढ़ाना चाह रहा था, जैसे कि कल श्रुति कर्मा को चिढ़ा रही थी। कर्मा ने श्रुति से कहा, अरे मेरी जान, कल ऐसे ही हम फंसे हुए थे तो कोई मजा ले रहा था, याद है? कर्मा की बात सुनकर श्रुति ने हंसते हुए एक प्यारा सा मुक्का कर्मा को मारा और बोली, गंदे लोग बदले की भावना रखते हैं। फिर दोनों उठे, फ्रेश हुए। फ्रेश होकर दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले। बाहर डाइनिंग टेबल पर मैडम शिंदे इन दोनों का वेट कर रही थी। कर्मा और श्रुति ने एक साथ मैडम शिंदे को गुड मॉर्निंग कहा। मैडम शिंदे ने भी एक स्माइल के साथ दोनों को रिस्पॉन्स किया। फिर मैडम शिंदे कर्मा से पूछने लगी, अरे तुम कब आए कर्मा? कर्मा मैडम शिंदे की ओर देखे बिना ही बोला, आज सुबह में आया। मैडम शिंदे ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ब्रेकफास्ट का प्लेट कर्मा की ओर बढ़ा दिया। कर्मा ने मैडम शिंदे से पूछा, दादाजी कहाँ हैं? मैडम शिंदे ने जवाब दिया कि वो नीचे गए हैं, बस आते ही होंगे। कर्मा सबके साथ नाश्ता करना चाहता था। उसने श्रुति और मैडम शिंदे की ओर बारी बारी देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा है तो फिर दादाजी को आने देते हैं, साथ में ही नाश्ता करते हैं। कर्मा की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि दादाजी की आवाज कर्मा के कानों में पड़ी, अरे कर्मा शुरू करो, मैं आ गया। कर्मा ने देखा कि सामने से दादाजी अपनी छड़ी लेकर चले आ रहे हैं। कर्मा ने दादाजी को गुड मॉर्निंग कहा। दादाजी ने भी कर्मा को रिस्पॉन्स किया। फिर सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। श्रुति बहुत खुश लग रही थी। दादाजी श्रुति को खुश देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया। उन्होंने कर्मा से कहा, कर्मा बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नाश्ता कर रहे कर्मा का ध्यान दादाजी की बातों पर गया कि दादाजी क्या कहना चाहते हैं। कर्मा ने श्रुति की ओर देखा। श्रुति ने इशारों में कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। कर्मा अब दादाजी की ओर देखने लगा और वेट करने लगा कि दादाजी क्या कहते हैं। आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा दादाजी की बात सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि दादाजी कहने क्या वाले हैं, क्योंकि एक बात हमेशा तय होती है कि दादाजी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते हैं। खासकर जब से परिवार में कर्मा की एंट्री हुई है, दादाजी ने लगभग बोलना ही छोड़ दिया है। उन्हें हमेशा लगता है कि कर्मा है ना, सब देख लेगा। कर्मा ने भी कई बार दादाजी की आंखों के सामने ही उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि स्थिति चाहे जो हो वो हैंडल कर लेगा। इसलिए दादाजी अब गिने चुने वक्त पर, या फिर यह कह सकते हैं कि गिने चुने मामलों में बोलते हैं। इसलिए कर्मा भी थोड़ा सा घबरा गया कि आज आखिर ऐसी कौन सी बात है जो दादाजी बोलना चाहते हैं। कौन सा मामला अटक गया है जिस पर दादाजी बात करना चाहते हैं। कर्मा ने विद रिस्पेक्ट दादाजी से कहा, जी दादाजी बोलिए ना। दादाजी ने नाश्ता करते करते कर्मा से कहा, देखो कर्मा, तुम्हारी और श्रुति की शादी तय हो चुकी है, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी के लिए फिर से करनी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग अरेंजमेंट करो, मैं करा दूंगा। अब श्रुति के कान भी खड़े हो चुके थे, क्योंकि दादाजी कोई ऐसी बात बोल रहे थे जिसमें श्रुति भी शामिल हो। दादाजी की बात सुनकर श्रुति और कर्मा ने एक दूसरे को देखा। इशारों ही इशारों में कुछ बातें हुई। फिर एक दूसरे को देखकर कर्मा बोला, दादाजी फिलहाल तो हम लोग काम पर ही फोकस कर रहे हैं, हमें अभी किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा भावुक होकर बोले, अच्छी बात है कर्मा, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मेरी उम्र हो गई है, 86 साल का हो चुका हूं मैं। कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाएगी। दादाजी कुछ और बोलते इससे पहले मैडम शिंदे ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। बाबूजी,
आप सुबह सुबह उठपटांग बातें क्यों करने लगे? कर्मा और श्रुति को भी दादाजी के लिए दया आने लगी। श्रुति ने भी दादाजी से कहा, दादाजी ऐसे मरने वरने की बात मत कीजिए ना, अच्छी बात नहीं है। दादाजी ने आंखें झुकाते हुए कहा, मौत तो सच्चाई है बेटी, अच्छी या बुरी नहीं। कर्मा ये बात समझ तो रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्मा वेट कर रहा था कि पहले दादाजी का स्टैंड देख ले और समझ लिया जाए। कर्मा दादाजी से बोला, दादाजी प्लीज आप ऐसी बात ना करें, सुबह सुबह मौत पर बात क्यों करनी है? नाश्ता करिए और बिंदास कहीं घूम कर आइए, मैं हार को बोल देता हूं। दादाजी फिलहाल एक उदासी में थे, उन्हें सिर्फ अपनी उदासी दिख रही थी, उन्हें घूमना फिरना कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटे कर्मा, मौत पर बात इसलिए की जाती है कि जिसकी मौत करीब होती है उसे अपनी अधूरी इच्छाओं को पलट कर देख लेना चाहिए। शायद कोई अधूरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर यह जीवन मिले ना मिले। दादाजी की बात सुनकर तीनों आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि इतने बड़े आदमी की कौन सी इच्छा अधूरी है। दादाजी के पास शुरू से ही इतने पैसे थे कि वो कोई भी इच्छा खरीद सकते थे। हाँ, ये बात और है कि मौत को सामने देखकर बड़ा से बड़ा आदमी भी भयभीत हो जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मौत से कुछ दूर बैठकर किसी इच्छा के लिए दादाजी जैसा बड़ा आदमी जब रिक्वेस्ट करता है तो ताज्जुब होता है। मैडम शिंदे दादाजी को हमेशा अपने पिताजी के रूप में देखा करती थी। दादाजी के हर एक आदेश को उन्होंने ईश्वर का आदेश माना है और उनकी इच्छा को अपने पिता की इच्छा माना है। वो तुरंत बोल पड़ी, बोलिए ना पिताजी, क्या इच्छा है आपकी जिसके कारण आप इतने परेशान हैं? दादाजी ने मैडम शिंदे को देखा और एक स्माइल के साथ बोले, बेटे, तुमने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे अपने पिता से बढ़कर माना है। अब कर्मा और श्रुति की बारी है। मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम इच्छा कर्मा और श्रुति पूरा करें। दादाजी कर्मा के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखते थे। कर्मा उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कर्मा बस कंफ्यूज था कि दादाजी की कोई इच्छा थी तो वो सीधे सीधे भी तो बोल सकते थे ना, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं। खैर, अब तो कर्मा पर सब कुछ आ गया था, क्योंकि दादाजी ने कह दिया था कि वो चाहते हैं कि कर्मा ही उनकी इच्छा पूरी करे। कर्मा बीच में बोल पड़ा, दादाजी आदेश करिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप प्लीज ऐसे दुखी ना होइए। अब दादाजी सीधे पॉइंट पर आने वाले थे। दादाजी ने श्रुति से कहा, श्रुति बेटे, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगने वाला हूं। उम्मीद है तुम समझोगी और ना नहीं कहोगी। अब तीनों लोगों को समझ में आने लगा था कि दादाजी क्या कहने वाले हैं, लेकिन अब दादाजी का मैटर है तो कोई उन्हें ना भी नहीं कह सकता। श्रुति ने भी दादाजी से कहा, दादाजी आप बोलिए ना, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। श्रुति भी यही सोच रही थी कि दादाजी बात को घुमाकर क्यों बोल रहे हैं। खैर, अब दादाजी के मुंह से सुनना था कि उनकी इच्छा क्या है। अब जब दादाजी समझ गए कि कर्मा और श्रुति उनकी बात मानने के लिए रेडी हो गए हैं, तो दादाजी ने कहा, कर्मा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे और श्रुति के बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं। उम्र के इस पड़ाव पर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, बस यही एक इच्छा बाकी है। श्रुति और कर्मा को जिस बात का शक था वही हुआ। दादाजी ने वही बात कह दी जिसके लिए कर्मा और श्रुति डर रहे थे। श्रुति का चेहरा शर्म से लाल हो गया, कर्मा की आंखें भी झुक गईं। मैडम शिंदे भी आंखें झुकाकर मुस्कुरा रही थी। दादाजी को लगा कि कहीं उनकी बातों से श्रुति और कर्मा बुरा ना मान जाएं। दादाजी ने फिर से अपना पक्ष रखा। वो बहुत गंभीर होकर बोले, देखो बेटा, तुम लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। श्रुति के जन्म के बाद इस शिंदे मैंशन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। मैं जानता हूं आगे चलकर गूंजेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वो किलकारी सुनकर मरूं। कर्मा और श्रुति अब भी आंखों को झुकाए हुए थे। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दें,
क्योंकि दादाजी की बातें उन्हें गलत नहीं लग रही थी और हां कहने में वो शर्मा रहे थे, या फिर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। दादाजी भी शायद बच्चों की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने फिर से अपनी बात शुरू की। वो बोले, जब श्रुति का जन्म हुआ था मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद एक अरसा बीत गया वैसी खुशी को। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे एक पोता दे दो। मैं मरने से पहले एक बार और उन खुशियों को जीना चाहता। कर्मा भी चुप था। श्रुति का चेहरा एकदम लाल था। कर्मा कुछ बोलना या फिर वादा नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज तक उसके और श्रुति के बीच में बच्चों को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। कर्मा बिना श्रुति की मर्जी के कुछ भी कहना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन श्रुति आंखें झुकाकर बोली, दादाजी अभी हम लोगों ने इस पर नहीं सोचा है, अभी तो बस काम पर ही फोकस कर रहे हैं। श्रुति के दादाजी समझ गए कि श्रुति और कर्मा क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत कहा, मैं काम नहीं करने को कब कह रहा हूं पगली, तुम सब काम ही तो करते रहते हो। मैं यहां पूरे मैंशन में अकेले रहता हूं, कभी कोई शिकायत की है मैंने? हाँ, अब बहुत सामने दिख रही है तो एक लालच है कि तुम दोनों के बच्चों के साथ खेल कर मरो। इतना कहते कहते उनकी आवाज भारी हो गई थी। कर्मा अपनी जगह से उठकर पानी का ग्लास लेकर दौड़ा। कर्मा ने बिना कुछ कहे दादाजी के आगे पानी का ग्लास रख दिया। श्रुति कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो दादाजी को दुखी भी नहीं करना चाहती थी। बहुत प्यार करती थी वो अपने दादाजी से। कर्मा का स्टैंड क्लियर था। उसने तय कर लिया था कि इस पर जो बोलना है वो श्रुति को बोलना है। श्रुति ने धीरे से कहा, दादाजी आप दुखी ना हो, हम लोग जरूर सोचेंगे इस बारे में, लेकिन आप मरने वरने की बात मत करिए। दादाजी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से श्योर नहीं थे। उन्होंने अब कर्मा से पूछा, कर्मा तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? कर्मा क्या कहता, उसका स्टैंड तो शुरू से क्लियर था। कर्मा धीरे से बोला, दादाजी हम सोचेंगे इस बारे में। कर्मा ने वही बात कही जो श्रुति ने कही थी। दोनों के मुंह से पॉजिटिव बात सुनकर दादाजी खुश हो गए। उनके चेहरे से मायूसी गायब हो गई। सभी फिर से बचे हुए नाश्ते को खत्म करने लगे। कर्मा थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अभी अभी दादाजी उदास थे, अभी मुस्कुराने लगे। कर्मा समझ रहा था कि घर के बड़े लोग शायद ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। दादाजी की चालाकी को सोचकर कर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन श्रुति वो अब भी लाल चेहरा लेकर बैठी हुई थी। श्रुति चाहती थी कि दादाजी या मम्मी जल्दी वहां से चले जाएं या फिर जल्दी से टॉपिक चेंज हो जाए, लेकिन इसके बाद कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। जब कोई कुछ नहीं बोला तो श्रुति खुद ही बोल पड़ी। श्रुति बोली, कर्मा आज तुम ऑफिस जा रहे हो ना? कर्मा का ध्यान टूटा। वो भी सोचने लगा कि श्रुति ने आखिर टॉपिक क्यों चेंज कर दिया। फिर भी कर्मा को जवाब तो देना ही था। कर्मा बोला, शायद मैं आज ऑफिस ना जाऊं, और जाऊं भी तो लेट जाऊंगा। श्रुति जानना चाहती थी कि इसके पीछे कारण क्या है। उसने तुरंत ही अगला सवाल किया, लेकिन क्यों कर्मा? कर्मा को भी याद आया कि वो श्रुति को बताना भूल गया था कि आज वो स्पोर्ट्स टीम खरीदने जा रहा है। कर्मा ने बताया, ऐसा है कि आज मैं स्पोर्ट्स टीम खरीदने जा रहा हूं। दरअसल हमारी कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करेगी। श्रुति को इस बात का आइडिया ही नहीं था। बहुत पहले कंपनी टीम को स्पॉन्सर किया करती थी, लेकिन फिलहाल कुछ सालों में कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। साथ ही श्रुति को किसी ने बता दिया था कि ऐसा करने में रिस्क है। श्रुति ने कर्मा से कहा, देखना संभल कर करना, बहुत रिस्क है इन चीजों में। कर्मा मुस्कुराया। कर्मा का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था। कर्मा बोला, जब कंपनी में कोई विंग है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। शो पीस में कुछ क्यों ही रखना है? स्पोर्ट्स और कल्चर विंग है तो उसको एक्टिव करना चाहिए। श्रुति के साथ साथ मैडम शिंदे और दादाजी को भी कर्मा का यह विजन पसंद आया। फिर श्रुति बोली, सही विजन है कर्मा, मैं बस संभल कर करने के लिए कह रही हूं। कर्मा को भी श्रुति की सलाह अच्छी लगी। उसने भी हां में सिर हिला दिया।
आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। कर्मा को श्रुति की सलाह अच्छी लगी और श्रुति को कर्मा का विजन था कि कंपनी की जितनी भी विंग्स हैं सबको एक्टिव कर दिया जाए। सारे विंग्स को एक्टिव करने से कंपनी के फाइनेंस से लेकर गुडविल तक हर चीज स्ट्रांग हो जाएगी। इससे पहले श्रुति ने भी कोशिश की थी कि सब कुछ एक्टिव कर ले, लेकिन कंपनी में गलत लोग और उन सबका गलत विजन श्रुति को हमेशा से पीछे खींचता रहा। आज हालात ऐसे हो गए थे कि श्रुति को अब ऐसे स्टेप्स उठाने में डर लगने लगा था। यही कारण था कि कर्मा जब ऐसा स्टेप उठा रहा था तो श्रुति डर रही थी कि कर्मा कहीं असफल ना हो जाए। श्रुति ने उसे एडवाइस दी कि वो जो भी करे संभल कर करे। इधर कर्मा जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने के चक्कर में लग गया ताकि वो जाकर स्पोर्ट्स मीटिंग कर सके। कर्मा जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर रहा था, तभी अचानक से मैडम शिंदे बोल पड़ी। उन्होंने कहा, कर्मा, मैंने सुना है कि कल पंगे हुए हैं तुम्हारे लोधी के साथ। इतना सुनते ही श्रुति भी कर्मा की ओर देखने लगी, क्योंकि कर्मा ने श्रुति को कुछ भी नहीं बताया था। कर्मा भी थोड़ा डर सा गया। वो सोचने लगा कि इन्हें घर के बारे में पता चल गया क्या? अगर पता चल गया तो फिर क्या सरप्राइज दूंगा। लेकिन फिर तभी मैडम शिंदे बोली, ऑफिस के बाद वो तुमसे कहां मिल गया जो तुम उससे फिर से भिड़ गए? कर्मा को थोड़ी राहत मिली कि चलो मैडम शिंदे और फैमिली को नहीं पता है कि कर्मा घर खरीदने गया था तो उससे झगड़ा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि वो अब भी सरप्राइज दे सकता है। कर्मा ने बहाना बनाया। वो बोला, अरे मॉम मिला था एक जगह, करने लगा बकलोली, फिर उसे सिखा दिया ढंग से, अब कभी बकलोली नहीं करेगा। श्रुति को कर्मा के दिमाग से हमेशा डर सा लगा रहता है। वो हमेशा डरती है कि कर्मा कहीं लड़ाई झगड़ा ना करे। श्रुति ने भी इंटरफेयर किया। उसने कहा, ऐसे ही कहीं पर मत लड़ा करो, थोड़ा ख्याल रखो, लोधी बहुत खतरनाक आदमी है। दादाजी भी श्रुति की बातों से सहमत थे, लेकिन लोधी खतरनाक आदमी है, इस बात पर कर्मा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, वो खतरनाक आदमी अब वो सिर्फ आदमी है, बस, और कुछ नहीं। कर्मा की बातों पर श्रुति गंभीर हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि लोधी बहुत ही ज्यादा बदतमीज आदमी है। उसे सुधारना बहुत बड़ी बात है। अगर कर्मा सच में उसे सुधार कर आया है तो जरूर ही बहुत बड़ी मारपीट की होगी। श्रुति कर्मा से बोली, कितनी पिटाई की हो उसकी? कुत्ते की पूंछ है वो आदमी। उसको सुधारना मतलब तुमने उससे बहुत बड़ी लड़ाई की है कि नहीं? श्रुति ने कर्मा की बातें सुनी भी नहीं। वो तुरंत अपनी मां की ओर मुड़ गई। उसने मां से कहा, मां समझा दो इसे, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहे। मैडम शिंदे कुछ कहती इससे पहले कर्मा बोला, कुत्ते की पूंछ तो वो है, लेकिन मैं भी कर्मा हूं, सुधार दिया मैंने उसे। कर्मा की बात पर श्रुति बोली तो कुछ नहीं, लेकिन चिल्लाई बहुत जोर से। मैडम शिंदे हंसने लगी। मैडम शिंदे के मन में तो आ रहा था कि वो बोले कि कर्मा की चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, क्योंकि उन्होंने कर्मा की शक्ति देखी थी। वो जानती थी कि कर्मा को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन लाइक केयरिंग, श्रुति सही थी। कर्मा को झगड़ा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैडम शिंदे ने भी श्रुति का ही साथ दिया। वो बोली, कर्मा, श्रुति सही कह रही है, तुम लड़ाई मत क्या करो। कर्मा को हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, ओके मॉम, अब नहीं करूंगा। श्रुति को लगा कि कर्मा उसे चिढ़ा रहा है। वो फिर से चिल्लाने वाली थी कि कर्मा ने टॉपिक बदल दिया। कर्मा बोला, दादाजी थोड़े वीक लग रहे हैं ना, मैं इनके लिए कुछ दवाई बता रहा हूं, इसे गार्ड्स को भिजवा कर मंगवा लीजिएगा। श्रुति तो अब कंफर्म हो गई थी कि कर्मा उसे चिढ़ा ही रहा है। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम डॉक्टर भी हो गए हो, मैं तुमसे लड़ाई ना करने के लिए कह रही हूं, सुन रहे हो ना तुम? इस बार मैडम शिंदे कर्मा की ओर से थी। उन्होंने श्रुति से कहा, श्रुति मत भूलो कि कर्मा ने ही तुम्हारे नाना जी का इलाज किया था। कर्मा, तुम दवाई लिख दो, मैं मंगवा लूंगी। कर्मा मैडम शिंदे से खुश हुआ क्योंकि वो उसके साथ थी। कर्मा ने श्रुति को आंखों से ही लूजर कह दिया। श्रुति ने भी मुंह टेढ़ा करके कह दिया, गेट आउट। फिर कर्मा ने मेड को आवाज लगाई।
मेड को एक पेन पेपर लाने को कहा। मेड एक पेन पेपर लेकर आई। फिर कर्मा ने साधु बाबा को याद किया और कुछ डाइट लिखने लगा। साधु बाबा को याद करके कर्मा कुछ सेकंड वेट करने लगा। कर्मा को साधु बाबा का इंस्ट्रक्शन मिलने लगा। कर्मा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सब लिखने लगा। देखते देखते कर्मा ने पूरी डाइट चार्ट बना ली। क्योंकि कर्मा को अभी दवाई वाली शक्ति नहीं मिली थी, इसलिए ना ही वो अभी दवाई बना सकता था और ना ही किसी को दवाई दे सकता था। डाइट चार्ट लिखकर कर्मा ने उस लिस्ट को मैडम शिंदे को दे दिया। मैडम शिंदे अभी लिस्ट देख ही रही थी कि श्रुति ने वो लिस्ट मैडम शिंदे के हाथों से ले लिया। लिस्ट पढ़कर श्रुति बोली, मॉम, ये जनाब मूर्ख बना रहे हैं। ये दवाई नहीं है, ये तो डाइट चार्ट है। श्रुति की बात पर जहां दादाजी और मैडम शिंदे हंसने लगे, वहीं कर्मा भी हंसते हुए थाली बजाने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे दादाजी बीमार नहीं है कि उनको दवा दी जाए, कमजोर जैसे लग रहे हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस डाइट चाहिए। अगर इतनी सी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो फिर उसे बेवकूफ बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेवकूफ ही होगा। कर्मा की बात सुनकर श्रुति अपनी मां की ओर फेस करके बच्चों जैसे रोने लगी। दादाजी और श्रुति बच्चों की बदमाशी देखकर खुश हुए। मैडम शिंदे ने हंसते हुए कहा, अच्छा कर्मा, इसे चिढ़ाना बंद करो, बस करो। कर्मा टिश्यू से मुंह पोंछ रहा था। मुंह पोंछ कर कर्मा बोला, अब मैं चला काम पर, यहाँ रहूंगा तो लोगों को तंग करता ही रहूंगा। श्रुति फिर से चिल्लाने लगी। कोई कुछ बोलता इससे पहले कर्मा वहां से उठकर जा चुका था। चलते चलते कर्मा ने सबको बारी बारी से बाय किया। कर्मा अब अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। तभी उसे ऑफिस से कॉल आया। फोन की दूसरी ओर से एक लड़की ने कर्मा को कंफर्म किया कि सर, आपकी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। कर्मा थोड़ा शॉक्ड हुआ। उसने तुरंत ही सवाल किया, मीटिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन क्यों? दूसरी ओर से उस लड़की ने बताया, सर, बास्केटबॉल टीम की ओर से एक मेल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि फिलहाल उनका टूर्नामेंट रद्द हो गया है। जब दोबारा से उनका टूर्नामेंट होगा तब वो हम लोगों से संपर्क करेंगे। कर्मा को अफसोस हुआ, क्योंकि कर्मा ने कुछ प्लानिंग कर ली थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसमें तान्या मैडम के भाई की भी हेल्प हो जाती। खैर, अब टूर्नामेंट रद्द हो गया है तो कोई क्या ही कर सकता है। कर्मा ने उस लड़की से कहा, एक काम करना, तुम और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पर नजर रखना। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़े तो बताना, हमारी कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करेगी। लड़की ने कर्मा को अश्योर किया कि वो ध्यान रखेगी। अब कर्मा सोचने लगा कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो वो अब करे तो करे क्या। कर्मा लगातार सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अभी ऑफिस जाने का उसका मूड नहीं था। अचानक कर्मा के दिमाग में आया कि उसे मेहता अपार्टमेंट चलना चाहिए। कर्मा ने हाथ को इशारा किया कि एक गाड़ी भेजो। कर्मा का इशारा मिलते ही एक रोल्स रॉयस उसकी ओर बढ़ी। गाड़ी में बैठते ही कर्मा ने ड्राइवर को मेहता हाउस चलने को कह दिया। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर में गाड़ी मेहता अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। कर्मा गाड़ी से उतर गया। उसने गाड़ी से उतरकर ड्राइवर को लौट जाने को कहा। ड्राइवर ने कर्मा से कोई सवाल नहीं किया, बस लौट गया। कर्मा मेहता अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। अपार्टमेंट्स के गार्ड्स की नजर कर्मा पर पड़ी। सब लोग कर्मा को सुबह सुबह देखकर कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि इतनी सुबह कर्मा कैसे और कहां से आ गया। सबने कर्मा को गुड मॉर्निंग कहा। कर्मा ने भी सबको अच्छे से रिस्पॉन्स किया। कर्मा लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा, तभी एक बूढ़ी सी मेड सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती दिखाई दी। उसे शायद लिफ्ट यूज करना नहीं आता था। वो मेड कर्मा को देखकर रोने लगी। कर्मा को पहले तो कुछ नहीं लगा, लेकिन लिफ्ट में घुसने से ठीक पहले कर्मा की नजर उस मेड पर पड़ गई। कर्मा लिफ्ट के अंदर नहीं गया, वो वापस उस मेड के पास आया। कर्मा ने मेड से पूछा, क्या हुआ मैया, आप रो क्यों रही हैं? कर्मा के मुंह से इतना सुनकर वो औरत और भी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं, मेरी मदद करो बच्चे। कर्मा ने तुरंत उस मेड को बगल की सीढ़ी पर बिठाया और बोला, बोलो ना भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेड ने थोड़ा रोना कंट्रोल किया और सुबकते हुए बोली, बेटे,
मेरी बेटी बीमार थी। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसकी दवाई में लगा दिए। राशन के लिए पैसे नहीं है। साहब ने कह दिया कि वो तो इस महीने पैसे दे चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं उसके लिए कुछ राशन ले आऊं। कर्मा को उस मेड पर बहुत दया आई। उसने दूर खड़े एक गार्ड को बुलाया और उससे उसका ऑनलाइन पेमेंट का नंबर पूछा। फिर उसने 20,000 रुपए भेज दिए। कर्मा ने पैसे भेजकर उस गार्ड से कहा, जाओ ये सारे पैसे अपने एटीएम से निकाल कर लाओ और इन मैया को दे दो। कर्मा ने मेड से कहा, मैया, ये गार्ड साहब आपको 20,000 रुपए देंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हूं, किसी गार्ड को भेजकर बुलवा लेना आप। बूढ़ी मेड के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोते हुए कहा, बेटे, इतने पैसे ना दो बेटे, मैं इतने पैसे कैसे चुका पाऊंगी। कर्मा उस बूढ़ी मेड का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां अपने बच्चे को पैसे वापस नहीं करती है, उसका तो बच्चों के पैसों पर हक होता है। मेड के पास शब्द नहीं थे, वो बस रोए जा रही थी। कर्मा ने उससे फिर से पूछा, मैं आपका बेटा हूं ना, आप मुझे बेटा मानती है ना। बूढ़ी मेड ने सिर हिलाकर हां कहा और कर्मा को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। सामने खड़ा गार्ड कर्मा के इस काम को देखकर बस सरप्राइज था कि ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि कई दिनों से ये बूढ़ी मेड पैसों के लिए अपने उन्हीं साहब के पास दौड़ रही थी जिनके पास ये काम करती है। लेकिन कर्मा बिना किसी जान पहचान के भी उस औरत को 20,000 रुपए दे रहा था। उस गार्ड ने भी कर्मा के लिए दुआएं की। गार्ड दौड़कर पैसा निकालने चला गया। कर्मा उस बूढ़ी मेड को प्रणाम करके लिफ्ट से अपने फ्लैट में चला गया। कर्मा ने फ्लैट का दरवाजा नॉक किया। नॉक करते ही दरवाजा खुल गया, जैसे आभा कब से जगी हो। कर्मा भी सरप्राइज था कि आभा इतनी जल्दी सुबह कैसे जग गई। आभा ने कर्मा से फॉर्मली हाय हेलो किया और अपने कमरे में चली गई। आभा को देखकर लग रहा था कि वो परेशान है। कर्मा भी सोचने लगा कि आभा क्यों परेशान है।